हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में होंगे और सेफली होंगे, मौजूद होंगे अपने अपने घरों में। आज जो है मैं आपसे ओवरऑल टॉपिक पे जो है वो बात करने आई हूँ। जैसे कि आपको पता है कि जो है पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो लोग बीमार हैं उन सब के लिए जो है वो हमें दुआ करनी चाहिए कि वो सेफ़ हों, अपनी घरों में हेल्दी हों और जो है वो हर मुश्किल से वो बचते रहें। और हमें स्पेशली जो है वो बीमार, जितने भी लोग बीमार हैं उनके लिए हमें स्पेशली प्रे करनी चाहिए ताकि वो जल्द अज जल्द सही हों और अपने अपने घरों में सेफ हों। दूसरा ये है कि देखिए, जैसे कि आपको पता है कि कोरोना वायरस चल रहा है। कोरोना वायरस यही कि आप उसमें कोविड, जिसे ऑल्सो कॉल्ड कोविड-19 भी कहते हैं, तो आप वही अपने हाथ धोएं, अपने जो है वो बार बार जो है वो हैंड सैनिटाइज करें अपने आप को। बाहर से कोई चीज़ वगैरह खरीद रहे हैं, ला रहे हैं तो कोशिश करें कि उन चीज़ों को वॉश करें, उसके बाद यूज़ करें। और इसके अलावा जो है अपने मास्क पहने, ग्लव्स पहने, अपने आप को सेफली होम में रखें और जो है वो अपना जो है वो जितना हो सके केयर करें। घर का खाएं, कोशिश करें बाहर का तो कुछ भी ना खाएं। दूसरा ये है कि यहाँ मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करूँगी कि जैसे कि आपको पता है कि चाइना से ये वायरस शुरू हुआ था और दूसरी कंट्री में स्प्रेड होता गया, ऐसा ऐसा फैलता गया। तो आज माशाल्लाह देखें चाइना की, मैं उस दिन न्यूज़ देख रही थी तो चाइना की जो लाइफ है वो बिल्कुल रूटीन पे आ गई। ये नहीं कि लोग ने मास्क वगैरह नहीं पहने हुए हैं, लेकिन उनकी लाइफ प्रॉपर्ली जो है वो रूटीन पे आ चुकी है और वो जो है बहुत एक्टिव होके जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे, आ रहे, ऑफिस जा रहे, स्कूल जा रहे हैं, हर चीज़ हो रही है वहाँ पे। और बाकायदा जहाँ जिस एरिया में वायरस स्टार्ट हुआ था उस एरिया में उन्होंने पूरा लाइटिंग वगैरह से भी किया है। अगर किसी के शहर में बारिश वगैरह हो रही है तो कोशिश करें कि वो बाहर ना निकलें। बाहर निकलेंगे वही सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, जैसे कि आपको पता है कि आहिस्ता आहिस्ता गर्मी जो है वो आ रही है और आ चुकी है कुछ शहरों में। तो कोशिश यही है कि आप बाहर ना निकले और अपनी जो है वो अगर बाहर जाना बहुत ज़रूरी है तो कोशिश करें अपने आप को जो है वो कवर करके जाएं और छाता वगैरह जो अम्ब्रेला होती है उसको लेके जाएं। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि मैं उस दिन देख रही थी एक न्यूज़ चैनल में, तो उसमें ये चीज़ चल रही थी कि भाई आप जो है वो अदरक खा लो, लहसुन खा लो, या इसकी इलाज आ गया है, कोई इम्यूनिटी के इंजेक्शंस लगवा लो, कुछ भी जो है विटामिन सी वगैरह ले लो। तो अभी इसका कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो टोटके बता रहे हैं ये लोग अपनी तरफ से बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं अभी तक आया। अगर ऐसा होता तो जगह जगह कंट्रीज में लॉकडाउन नहीं होते। अगर इन टोटकों से, सही है वो टोटके एक तरफ होते होंगे, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता होगा तो इसकी वजह से लॉकडाउन नहीं होता। और लॉकडाउन की वजह से जो है वो लोग अपने घरों में हैं। तो कोशिश करें, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये खा लें तो उससे सही हो जाएगा, उससे इम्यूनिटी सही है, किसी चीज़ों से इम्यूनिटी वगैरह आपकी बढ़ती है। बस आप हेल्दी रहें, एक्टिव रहें, घर के काम वगैरह करें, बच्चों को बिजी रखें, ड्राइंग्स वगैरह बच्चों को करवाएं घर में, बच्चों को टॉयज वगैरह के साथ खिलाएं, बच्चों को जो है वो छोटे छोटे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखें। और अपनी मेट्स वगैरह कोशिश करें कि ना आने दें घर में, उन्हें निकाल दें और अपने जो है वो खुद हाथों से अपने काम करें। और देखिए, जब अल्लाह ने हमें हाथ दिए तो हमें चाहिए कि हमें एक्टिव रहना चाहिए और हमें अपने काम खुद करने भी चाहिए और करना चाहिए। बच्चों को बोले जैसे आपको प्लेट्स वगैरह उठा के दें, ग्लास वगैरह उठा के दें, आपको जो है वो जो है हेल्प करवाएं आपके साथ थोड़ी बहुत। उनको कुकिंग की तरफ, अगर थोड़े बहुत 7-8 ईयर ओल्ड के बच्चे हैं तो उनको कोशिश करेंगे कुकिंग की तरफ लेके आएँ उनको और उनको जो है वो एक्टिव रखिए। सबसे बड़ी बात, हमें गॉड से मांगना चाहिए। देखिए, गॉड हमारी हेल्प करेगा, हमें गॉड से हेल्प चाहिए। हमें अल्लाह में ऐसे कहना है कि जो चीज़, जो अभी बीमारी पूरी कंट्री दुनिया में जो रन कर रही है, हमें चाहिए कि जो है वो क्या कहते हैं, उनसे दुआ करें, इबादत करें। और जैसे कि आपको पता है रमज़ान भी आ रहा है
जो मुस्लिम्स हैं उनको पता होगा कि रमज़ान जो है वो आ रहा है और आप लोग रोज़े रखें, अल्लाह से दुआ मांगें और इबादत करें। और जो नॉन मुस्लिम्स वगैरह हैं वो अपनी अपनी तरीके से अपने मज़हब के जो है उनका तो उनकी जो है उसके अपने गॉड से जिनको वो मानते हैं तो वो उनके सामने वो इबादत करें और उनके सामने रो रो के गिड़गिड़ा के दुआ मांगे कि अल्लाह हम सब की मुश्किलें, गॉड हम सब की मुश्किलें जो है वो आसान करें। इसके अलावा बात आती है हेल्थ इशू। देखिए जैसे कि हेल्थ इश्यूज़ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। मैं आपको बताऊँ हेल्थ इश्यूज़ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। नंबर 1 हेल्थ इशू क्या है कि जैसे नॉर्मल बात कर रही हूँ मैं आपसे ना, सॉर थ्रोट हो गया, फ्लू हो गया और गला खराब वगैरह हो गया और जो है वो क्या कहते हैं सिंपली कोई भी वायरल इन्फेक्शन वगैरह ले लें वो हो गया तो उसकी वजह से जो है वो पेशेंट काफ़ी हॉस्पिटल्स वगैरह में जो है वो जा रहे हैं। और यही है कि आप अपनी हाइजीन की केयर रखें, अपनी हेल्थ की केयर रखें और अपनी जो है वो केयर रखें, अपनी फैमिली की केयर रखें और एक्टिव रहें। जितना हो सके घर में रहें, जितना हो सके कोशिश करें कि बाहर ना जाएं, ना बाहर की कोई चीज़ खरीदें। अब ब्लड प्रेशर पे थोड़ी सी बात करते हैं। ब्लड प्रेशर में यही है कि ब्लड प्रेशर जैसे कि आपको पता है कि हर दूसरे तीसरे बंदे को है ब्लड प्रेशर। वो आता है कहता है मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, सिस्टोलिक बढ़ गया, डायस्टोलिक बढ़ गया, अब क्या करें। सबसे पहली बात तो ये अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें, हेल्दी रहें, एक्टिव रहें, सुबह उठने की कोशिश करें। जो 11-12 बजे तक सही है सो रहे होंगे, किसी की नाइट शिफ्ट होती है, किसी के बच्चे उनको नहीं सोने देते, कोई हस्बैंड को भेज के ड्यूटीज़ पे फिर सो जाती है, तो कोशिश करें कि जो है वो जितना हो सके आप जो है वो घर पे रहें और अपने हस्बैंड को जो है वो फुल उनको हर परेशानी टेंशन से जो है वो रिलैक्स रखें ताकि वो जो है वो उनका ब्लड प्रेशर डाउन रहे। क्योंकि देखिए हस्बैंड ये जो पूरा एक घर को चला रहे होते हैं, अगर उनको अल्लाह ना करे कुछ हो जाए, खुदा ना खास्ता जैसे ब्लड प्रेशर हो जाता है या कोई ऐसी बीमारी आ जाती है जो कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है, तो हम कहते हैं कि यार ये क्या है, क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, नहीं होना चाहिए था। तो वही चीज़ के ब्लड प्रेशर में लाइफस्टाइल चेंज करें, थोड़ा लो सॉल्ट यूज़ करें, अपने आप को एक्टिव रखें, कोशिश करें कि टेंशन फ्री रहें, हर चीज़ को, हर प्रॉब्लम्स को रिलैक्स होकर सॉल्व करें। क्योंकि ज़िंदगी है तो उसमें प्रॉब्लम्स भी आएंगी, टेंशनें भी आएंगी, डिफ़िकल्टियाँ भी आएंगी, तो हर चीज़ आएगी। ठीक है, अभी एक की और बात करूँगी यहाँ ये कि टेम्परेचर ये कि उस दिन एक सब्सक्राइबर है उसने कहा कि जो है वो डॉक्टर मैं अपना टेम्परेचर रोज़ चेक करती हूँ। ठीक है, तो देखिए रोज़ सही है, अच्छी बात है, आप टेम्परेचर चेक कर लिए, एक्टिव है, अच्छी बात है, आपको पता चला आपका टेम्परेचर कितना है। क्योंकि अगर आप बाहर जा रहे हैं, मॉल्स वगैरह में जा रहे हैं, तो काफ़ी हद तक सख्ती की है, वहाँ ग्लव्स, सैनिटाइजर्स और आपके बकायदा टेम्परेचर चेक होकर आपको अंदर मार्केट में छोड़ा जा रहा है। सही है ना, तो यही चीज़ के उससे मैं यही कहूँगी अच्छा है, ये गुड हैबिट है, लेकिन इतना भी मत तुम रेगुलर आदत डालो कि जिसकी वजह से तुम कल को इतनी इस चीज़ के हैबिचुअल हो जाओ कि रेगुलर टेम्परेचर चेक करने की वजह से कभी क्या होता है अप एंड डाउन भी रीडिंग आ रही होती है जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो कोशिश करें कि जो थर्मामीटर है उसकी ज़्यादा फीलिंग जाए तो फिर आप चेक करें, अदरवाइज रोज़ देखने से भी टेंशन स्ट्रेस वगैरह होता है। डायबिटिक की यहाँ थोड़ी बहुत बात करूँगी। डायबिटिक यही कि अपने आप को हेल्दी रखें, अपने आप को हेल्दी रखें, एक्टिव रखें और कोशिश करें कि जो है वो अपनी जो है वो आप शुगर कंट्रोल रखें, अपनी फास्टिंग और रैंडम को मॉनिटर करते रहें, अपने आप को हेल्दी रखें, सेफ रखें और कभी कभार मीठा भी खा लें, अगर बहुत ज़्यादा दिल करे तो कभी कभार मीठा भी खा लें। और डायबिटिक यही कि अपने आप को यही है कि आप थोड़ा सा अगर अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करें तो उससे सही हो जाएगा।
अब कुछ कहते हैं कि भाई आप ये टोटका अपना लो तो आपकी डायबिटीज सही हो जाएगी। वही चीज़ कि एक दफ़ा आपकी बॉडी में, मैं यहाँ बताऊँ आपको एक प्रॉपर और सेंसिबल बात, एक दफ़ा आपकी बॉडी में शुगर का लेवल आ गया है, ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है, तो अब वो कभी भी सारी ज़िंदगी कम नहीं होगा। बस यही है, एक्टिव रहें, हेल्दी रहें, अपने आप की, अपनी लाइफ को, अपने आप को जितना हो सके आप एक्टिव लाइफ गुजारें। सुबह जल्दी उठें, वॉक करें, ब्रेकफास्ट करें, उसके बाद थोड़ा बहुत बीच में 2-2 घंटे के हिसाब से आप कुछ खाते रहें। जो डायबिटिक पेशेंट है उनकी बात कर रही हूँ, कोई फ्रूट ले लिया या कोई बिस्किट वगैरह आप खा लें, 2-2 घंटे के गैप से आप हर चीज़ खाते हैं। यहाँ अब एक और बात करूँगी कि कुछ लोग कहते हैं डायबिटिक कंट्रोल कैसे करें। कंट्रोल नहीं हो रही, इंसुलिन भी लगा रहे हैं, मेडिसिन भी ले रहे हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ इंसुलिन की दूसरी मेडिसिन ले रहे हैं। अब हम क्या करें, कैसे डायबिटिक को कंट्रोल करें। डायबिटिक कंट्रोल करना सही है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं यहाँ यही बोलूँगी डायबिटिक कंट्रोल करें, लेकिन वही चीज़ 2-2 घंटे से खाएं और कोशिश करें कि अपने आप को वॉक करें। वॉक बेस्ट एक्सरसाइज है डायबिटिक वालों के लिए। पहले आप 15 मिनट वॉक करें, फिर बैठ जाएं, फिर 10 मिनट वॉक करें, फिर बैठ जाएं, फिर 20 मिनट वॉक करें, फिर बैठ जाए। तो जब स्टार्टिंग ही वॉक लेंगे आप, तो वो 5 to 10 मिनट की पहले वीक आप 5 से 10 मिनट की वॉक करें, दूसरे वीक में 15 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 25 मिनट। फिर ये भी नहीं कि एकदम लोग फिर करते हैं तो 2-2 घंटे और फिर वो हाइपो में चले जाते हैं। हाइपो में जाते हैं, उनकी शुगर लो हो जाती है, जिनकी शुगर लो होती है और वो जो हाइपो में जाते हैं उनसे मैं यही कहूँगी कि वो प्लीज़ काइंडली अपने पॉकेट में एटलीस्ट कोई ऐसी स्वीट, कोई टॉफ़ी, कोई ऐसी जूस या कोई कैंडी ग्लूकोज की रखें जिसकी वजह से आप जो है वो हेल्दी रहें। अब बात करते हैं सॉर थ्रोट पे। सॉर थ्रोट हो रहा है भाई, सॉर थ्रोट बहुत जैसे कि फेरेंजाइटिस हो गया, गला ख़राब हो गया आपका, आपके जो है वो थ्रोट में कोई इन्फेक्शन हो गया है। नॉर्मली बात कर रही हूँ, कोरोना से हटके सिंपली सॉर थ्रोट की, तो यही सही है। किसी ने एंटीबायोटिक ले ली, किसी ने एंटी हिस्टामिन ले ली इचिंग की वजह से, किसी ने जो है वो पेनाडोल वगैरह ले ली कि भाई उतर जाएंगे वो, तो इसकी वजह से भी जो है वो बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। सॉर थ्रोट सही है। अभी मुझे पता है कि जैसे कि हॉस्पिटल्स में जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं उनको नहीं डील कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो है अभी जो सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से हम लोग चाह रहे हैं कि जो है जो केसेस आ रहे हैं उनको आइसोलेट कर रहे हैं, और अभी इतने बेड्स नहीं है कि उनको हम डील कर सकें। जिनकी अपॉइंटमेंट्स हैं उनको थोड़ा और डिले कर रहे हैं ताकि इस चीज़ को हम जल्दी जल्दी फाइंड अप करें। तो वही चीज़ कि सॉर थ्रोट वही है, गले में खराश होना, आवाज़ भारी होना, जिस्म टूटना, बुखार होना, तो ये सारी चीज़ें। अब दूसरी जो चीज़ पे मैं बात करूँगी वही वो सॉर थ्रोट में यही कि आप गार्गल्स वगैरह करें, सॉल्ट वाटर के अपनी केयर करें, ठंडे पानी रात को ना नहाएं, कोशिश करें। और अगर आपको सर्दी वगैरह फील होती है तो सॉक्स वगैरह पहन लें, और एसी कोशिश करें कि एसी में कम बैठें, ज़्यादातर सनलाइट यूज़ करें क्योंकि आपकी हड्डियों के लिए भी अच्छी है, विटामिन डी भी अच्छी है। फ्लू की बात करते हैं। फ्लू आपको पता है कि जैसे कि फ्लू जो है वो एक नॉर्मल है, और फ्लू जो है वो क्या कहते हैं, फ्लू की वजह से जो है वो लोग के गले ख़राब हो रहे हैं, लोग की जो है वो तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। जैसे कि नॉर्मल एक फ्लू होता है, किसी को एलर्जिक फ्लू होता है, किसी को कोई स्प्रेड हो गया किसी से तो उसकी वजह से फ्लू होता है, और किसी को जो है वो पूरा साल ही फ्लू रहता है, और किसी की हेरिडिटी में भी फ्लू होता है। तो वही चीज़ कि इन्फ्लुएंजा वगैरह की आप वैक्सीन वगैरह करवाएं अगर फ्लू है, और अपनी नाक को बार बार साफ करें, और अपनी हाइजीन की केयर रखें हो सके तो। बस ठंडा ज़्यादा ना खाएं, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह निकाल के पीते हैं फ्रिज से, बच्चे या बड़े,
और बस ये कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। अब दूसरी ये कि मैं यही कहूँगी कि जैसे कि चाइना, मैंने आपको बताया कि शुरू में कि वो नॉर्मल रूटीन पे आ गया है कंट्री और अपनी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल स्टार्ट कर दिए। बाकायदा उन्होंने खुशी में लाइटिंग भी की जहाँ पे वायरस वगैरह स्टार्ट हुआ था। तो यही कि हमें सारी कंट्री के लिए प्रे करनी चाहिए, हमें कंट्री के लिए जो है वो जितनी कंट्रीज है दुनिया में उन सब के लिए प्रे करनी चाहिए। उन सबको जो है गॉड जो है वो अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और बस यही कि जो है वो कोशिश करें जितना आप दूसरों के लिए प्रे करेंगे उतना ही आपकी अपनी दुआएं भी कबूल होंगी। अब यहाँ एक आ जाती है पॉपुलेशन। एक होती है पॉल्यूशन, दूसरी पॉपुलेशन। पॉल्यूशन पर पहले मैं बात कर लूँ। पॉल्यूशन में यही जो गाड़ियाँ चल रही हैं, मोटरसाइकिल्स, बाइक्स, ऑटोज़ वगैरह जितनी भी चल रही हैं, टैक्सी, तो उससे क्या होता है कि वो जितना भी पॉल्यूशन जो है वो धुआं वगैरह फैलाती है। और जो ये क्या कहते हैं, जो स्मोकर्स होते हैं, स्मोक कर रहे हैं, फैक्ट्रीज के धुएँ हो गए या ये जो कारपेंटर्स वगैरह हो गए, ये तो हमें चाहिए कि थोड़ा पॉल्यूशन वगैरह का भी जो है वो ख्याल किया करें। जो रिवर्स वगैरह गियर मारते हैं उसकी वजह से ऑयल और पेट्रोल वगैरह की जो स्मेल वगैरह से निकलती है, तो उसका थोड़ा ख्याल करें क्योंकि कुछ लोग एस्थमाइक के भी अटैक होते हैं पॉल्यूशन की वजह से। कुछ लोग COPD होते हैं, किसी को जो है वो सांस में बड़ी डिफ़िकल्टी होती है सांस लेने में। तो हमें अपनी कंट्री से और दूसरी कंट्री से रिलेटेड पॉल्यूशन का ख्याल रखना चाहिए। हम बात आती है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन तो आपको पता है कि हर दूसरे दिन कंट्री में बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन। हर जो है वो कंट्रीज़ में अगर हम देखें, गांव विलेज में देखें, एरियाज़ में देखें, तो हर एरियाज़ में जो है वो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, स्पेशली विलेज एरिया में। यानी उनको तो मैंने देखा है कि जो मैंने विलेज एरिया को विज़िट किया है वहाँ मैंने देखा है औरतें इतनी हेल्दी हैं और एक्टिव हैं। ये नहीं कि वो रोज़ाना गोश्त, मुर्गी, मच्छी खा रही है, नहीं, वो माशाल्लाह नॉर्मल उनको प्रेगनेंसी है, वो आराम से घास वगैरह कंधे पे उठाती हैं, चल जाती हैं। बच्चा एक और डाला होता है उन्होंने कंधे पे और बड़े मज़े से इंजॉय लाइफ जी रही है। और उनकी जो मैंने डाइट देखी है, डाइट क्या है उनकी, प्योर उनका मिल्क होता है जो गाय वगैरह से निकालते हैं। उनकी जो है वो ये होती है, क्या कहते हैं, इनकी जो सब्ज़ी वगैरह होती है वहाँ जो ये लोग ज़मीनों में से निकालते हैं सब्जियाँ वगैरह। तो मैंने जब विलेज को विज़िट किया तो बहुत ज़बरदस्त था इनका। और वो ये भी नहीं कि हमारी तरह इतने सारे मसाले ले आओ, इतने सारे ऑयल्स ले आओ और रेसिपी वगैरह, नहीं। मैंने उनको देखा है सीधा सीधा खाना पकाते हुए और एक रोटी रखते हैं, जैसे स्पेशली वो घी, मक्खन वगैरह यूज़ करते हैं जो कि हम लोग नहीं यूज़ करते अपनी लाइफ में। तो इसलिए उनको मैंने देखा बड़े आराम से वो एंजॉय कर रही है लाइफ को। उनको टेंशन ही नहीं है कि कोई वायरस है, कुछ है। ज़मीनों पे जाती हैं, घास वगैरह वो काटती हैं, जो फसल होती है वहाँ पे हर चीज़ वो कर रही है, एक्टिव है बिल्कुल। बाकायदा अपने साथ वो रोटी और चाय के थर्मोस भी लेके आती है। जब मैंने वहाँ ज़मीनों पे देखा तो बहुत ज़बरदस्त उनका था है। तो वही कि पॉपुलेशन वही कि आजकल बढ़ती जा रही है मुल्क में। जितना भी आप जैसे कि चाइना का आपको पता है बहुत सारी पॉपुलेशन है वहाँ पे। इसके अलावा इंडिया है, पाकिस्तान है, हर जगह जो है वो पॉपुलेशन बहुत है। अब जो बात करते हैं हम वो करते हैं प्री डायबिटिक पे। प्री डायबिटिक कुछ लोग कहते हैं एक होती है डायबिटिक, एक होती है प्री डायबिटिक। अब प्री डायबिटिक क्या होती है कि प्री डायबिटिक यही कि प्री डायबिटिक जो है वो उसमें जो आपकी जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो थोड़ा सा हाई से थोड़ा ऊपर चला जाता है। अगर 100 तक नॉर्मल है तो 100 to 125 और 126 की रेंज में प्री डायबिटिक हम कहलाते हैं इसको।
ठीक है। अब प्री डायबिटिक में ये होता है कि आप यही थोड़ा सा, अगर आपको पता चल जाए कि भाई अगर आप मॉनिटर वगैरह करते हैं, कभी 15 दिन में एक दफ़ा, हफ्ते में एक दफ़ा अपनी शुगर वगैरह चेक करते हैं, किसी की 112 आती है, किसी की 114 आती है, किसी की 105 आती है, किसी की 106 आती है, किसी की 101 आती है, तो वही चीज़ अपनी डाइट, अपना पानी और एक्सरसाइज, इसको एक्टिव रखें। ठीक है, मिले मिलाएं, अपना इन्वायरमेंट चेंज करें, अपने आप को हेल्दी रखें, एक्टिव रखें। जितना आप ऐसे करेंगे आप सही रहेंगे। तो ये सारा प्री डायबिटिक से रिलेटेड था। और यही कि अब हम जो नेक्स्ट मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो यही है कि किसी ने मुझसे पूछा क्या कोरोना की वैक्सीन अभी आई है या नहीं आई है। वो क्या कहते हैं, आप यही मैं आपको बता रही थी, जैसे मैंने पहले भी शुरू में बात की कि जो लोग कह रहे हैं ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो, इससे करने से आप सेफ हो जाएंगे। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, हेल्दी खाएं, घर का खाएं और इम्यूनिटी स्ट्रांग रखें। और कोई ऐसी अभी तक वैक्सीन नहीं आई है, अभी वैक्सीन पे काम चल रहा है। मे भी हो सकता है साल भी लग जाए वैक्सीन, मे भी हो सकता है 8 महीने भी लग जाए, मे भी हो सकता है 2 साल भी लग जाए, 1.5 साल भी लग जाए। तो अभी कोई इस टाइप की वैक्सीन नहीं आई। और जो लोग कह रहे हैं कि इसके लिए इन्फ्लुएंजा वगैरह लगा लो या ये कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी सेफ्टी यही है, हाथ धोएं और उनको कवर करें और कोशिश करें कम से कम लोगों से मिलें, शेक हैंड कम करें। इसके अलावा यही कि अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं तो मैंने हेल्थ के साथ एक एप्पल की पिक्चर बनाई है। तो एप्पल की पिक्चर बनाने का यही मकसद है कि आप जो है वो रोज़ाना एप्पल खाएं और डॉक्टर को जो है वो कोशिश करें कि बाय बाय कहें, क्योंकि ये कहावत भी है कि रोज़ एक एप्पल खाएं और आप जो है वो इसको डॉक्टर के पास जाने से बचें। सही। अब यही चीज़ के जैसे कि मैं आपको बताऊं, किसी ने कहा कि जो है वो कॉन्स्टिपेशन पे बात करें। कॉन्स्टिपेशन क्या है? वही कि कब्ज वगैरह हो जाती है, प्रेगनेंसी में ज़्यादा हो जाती है, मोस्टली वुमेन में कॉमन होती है कॉन्स्टिपेशन। तो वही चीज़ कि आप फाइबर्स वगैरह खाएं, आप जो है वो हेल्थी रहें, एक्टिव रहें और जो है वो अपने आप को जो है वो क्या कहते हैं एक टेंशन फ्री माइंड रखें। जब आपका टेंशन फ्री माइंड होगा तो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। किसी ने मुझसे पूछा कि हम घर पे कैसे बच्चों के साथ टाइम गुजारें। अब ये जो आप कंडीशन देख रही हैं, और कभी कह रहे हैं लॉकडाउन खुल रहा है इतने दिनों बाद, 21 डेज बाद, कोई कह रहा है 10 दिन बाद खुल रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो जब खुलेगा फिर पता चलेगा। तो यहाँ मैं बताऊँ कि आपने घर पे कैसे रहना है। यही कि अगर आप लेट नाइट सो रहे हैं तो आप बैठ के गप्पे शप्पे मारें, कोई स्टोरी पढ़ लें, कोई मूवी देख लें। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मुस्लिम्स हैं रमज़ान जो है वो, रमज़ान जो है वो सर पे है बिल्कुल। तो वही जो मुस्लिम्स हैं मैं उनको ये कहूँगी कि जो है वो जो है अपनी रमज़ान की प्रिपरेशन कर लें, क्लीनिंग वगैरह करें और फ्रिज में जो आप लोग अच्छे अच्छे रमज़ान में खाना बनाते हैं वो बना के फ्रीज़ कर दें। साथ में बच्चों को लगाएं, अपना जो है वो कपड़े वगैरह वॉश करें, कपड़े प्रेस करें और अच्छे अच्छे से खाने बनाएं। अपने हस्बैंड्स को खुश करें अच्छे खाने बना के। और जो है वो अगर आपकी कोई गैलरी या कोई छत वगैरह है तो कोशिश करें कि वहाँ थोड़ी बहुत वॉक कर लें और थोड़ी फ्रेश एयर वगैरह ले लें। लेकिन आजकल तो इतनी शदीद धूप है कि फ्रेश एयर तो खैर आ ही रही होगी, लेकिन गर्मी बहुत है, हद से बहुत। इसके अलावा बच्चों को जो है वो कोशिश करें छोटी छोटी एक्टिविटीज़ वगैरह में बिजी रखें। जैसे कि वो अगर बड़ी लड़कियां हैं तो जो है बर्तन वगैरह वॉश करें और उनको सिखाएं कि जैसे 7-8 साल की जो बच्चियां हैं वो करें, नमाज वगैरह की उनको दें तरबियत और
कुरान पाक वगैरह आप जो पढ़ते हैं वो पढ़ें। और इसके अलावा जो है वो घर के बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं, अगर आप लोग करें तो हो जाएंगे। और हस्बैंड्स भी, उनको भी मैं यही कहूँगी यहाँ पे कि अभी लॉकडाउन में जो कुछ लोगों के ऑफिसेस वगैरह ऑफ हैं, बंद हैं, तो वो प्लीज़ काइंडली बीवियों से मत लड़ें और ना बीवियाँ हस्बैंड से लड़ें। कि बल्कि मैं तो कहती हूँ ये टाइम बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, कैसे कि आपको टाइम मिल रहा है साथ बैठने का। नहीं तो हस्बैंड आते हैं, ड्यूटी से आते हैं, थके हुए होते हैं, सो जाते हैं, खाना खाया, सो गए, फिर उठे, थोड़ा बहुत शाम को घूम फिर लिया और बाहर चले गए बच्चों को लेके या खुद अकेले दोस्तों में चले गए। तो अभी देखें, अभी कोई दोस्त वगैरह नहीं मिलने मिलाने वाला। अभी आप लोग अपने घर में रहें, आपस में बारबेक्यू वगैरह बनाएं, एक्टिव रहें, वही अपने शौहरों के साथ आप इंजॉय करें। अगर वाइफ बर्तन धो रही है तो हस्बैंड भी साथ में हेल्प करें, अगर वॉशिंग कर रही है वाइफ तो हस्बैंड भी साथ में हेल्प करें। और वो लोग बहुत लकी होते हैं जिनके हस्बैंड साथ में हेल्प कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो है वो बच्चों को वही छोटी छोटी ड्राइंग बुक्स आती हैं, आप जो है वो अगर अभी बाहर जाना नहीं हो रहा तो आप पेपर पे ड्रॉ करके दें और बोलें इसमें कलर वगैरह करें। आप बच्चों को बोलें कि जो है वो क्या कहते हैं, कोई भी कार्टून वगैरह खुद बनाएं, आपको दिखाएं और उसमें पेंटिंग वगैरह करें। उनको छोटी छोटी आइडिया सिखाएं, कलमे वगैरह सिखाएं जो आप लोग के हैं। इसके अलावा जो है वो जैसे कि रमज़ान आपको पता है वही सर पे है, तो अपने हस्बैंड्स वगैरह को साथ लगाएंगे। मौका जो अभी वो नहीं है, ऑफ है उनके ऑफिस, तो वही अल्लाह करके जल्दी खुले ऑफिस। हस्बैंड्स भी यही दुआ मांग रहे होंगे और वाइफ्स भी कह रही होंगी कि जल्दी जान छूटे हमारी इनसे। तो लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये वक्त बहुत अच्छा है, एक्टिव रहें, हेल्दी रहें। हम जो डॉक्टर से हमें बिल्कुल भी नहीं जो है वो मौका मिलता छुट्टियों का, तो हमें इवन ईद वाले दिन भी अपनी ड्यूटी निभानी होती है। तो यही बोलूँगी कि आप लोग बहुत लकी हैं कि जिनके ऑफिस ऑफ हैं और जो है घरों पे वाइफ के साथ मज़े की चाय बनाएं, कॉफ़ी बनाएं, इसके अलावा ग्रीन टी वगैरह बनाएं, जो आपका दिल करता है वो आप पिए, फुल फॉर्म में इंजॉय करें, एक्टिव रहें, हेल्दी रहें। और बच्चों को बोलें, अगर हस्बैंड गाड़ी वॉश वगैरह कर रहे हैं तो बच्चों को चाहिए उनकी हेल्प करवाएं साथ में। और जैसे ये भी बहुत अच्छी एक एक्टिविटी है। इसके अलावा जो है वो अगर कोई गार्डन एरिया है आपका तो आप उसे क्लीन कर सकते हैं। अगर कोई क्या कहते हैं, आपका अगर कोई वॉशिंग एरिया है उसको आप क्लीन कर सकते हैं। अगर कोई किचन, जैसे मैंने आपको कहा रमज़ान सर पे, तो आप रमज़ान में अच्छी किचन की क्लीनिंग करके उसे डेकोरेट कर सकते हैं। अपने बेडरूम को डेकोरेट कर सकते हैं, अपने लिविंग रूम को डेकोरेट कर सकते हैं और खुद भी एक्टिव रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं, हेल्दी खा सकते हैं। अब हम बात करते हैं किस पे, हम बात करते हैं अपनी हेल्थ से रिलेटेड कुछ, अपनी हाइजीन के बारे में। जैसे कि आपको पता है हमारे टीथ क्लीन होने चाहिए, हमारे जो है वो नोज़ वगैरह क्लीन होनी चाहिए। देखिए हमारे टीथ गंदे होंगे, पीले होंगे, उन पे चाटर वगैरह जमी होगी। जैसे बच्चे फीड वगैरह, जो फीडर से बॉटल पीते हैं, उनको जिंजोवाइटिस जो होता है वो हो रहा होता है। तो कोशिश करें ये करें। और इसके अलावा जो है वो अपने टीथ को क्लीन करें, दिन में 2 to 3 टाइम क्लीन रखें। अपने जो है वो नेल्स वगैरह प्रॉपर काट के रखें, कोई शार्प किस्म का नील का फाइबर वगैरह नहीं लगना चाहिए आपको। इसके अलावा आपकी जो है वो प्रॉपर हेयर ब्रश करें अपने बालों में। अपने जो है कपड़े क्लीन रखें, रोज़ नहीं बदल सकते तो कम से कम कोशिश करें 2 से 3 दिन बाद, क्योंकि जब हम घर में काम कर रहे होते हैं तो पसीना आता है हमें घर में और हम जो है वो स्मेल की वजह से जो है वो हमें कोशिश यही है कि हमें अपने कपड़े रोज़ चेंज करने चाहिए।
इसके अलावा यही कि अगर जैसे कि आपको मैंने बताया कि लॉकडाउन है, हस्बैंड ऑफिस नहीं जा रहे, तो आप कोशिश करें कि जैसे हस्बैंड की एड़ियाँ वगैरह फटी हुई हैं तो उन पर थोड़ी बहुत क्रीम लगाएं, वो भी खुश हो जाए अपनी बीवियों से। उनके हेयर मसाज करें और ये जो है वो उनको जो है वो वही कि आप अपने हस्बैंड की खिदमत वगैरह करें, एक्टिव वही उनके हेयर मसाज वगैरह कर दिया करें। और आप जो है वो उनकी जो है वो छोटे मोटे जो भी हस्बैंड के काम होते हैं जिसकी वजह से हस्बैंड भी खुश हो जाए। और अब आते हैं किस पे, अब हम आते हैं यही कि जो है वो जो बैड इफेक्टिंग होती है, जो बच्चे बिस्तर पे पेशाब करते हैं या जो अडल्ट जिनके निकल जाते हैं उनका क्या प्रॉब्लम होता है, क्या इशू होता है। देखिए सबसे बड़ी बात तो जो बच्चे वगैरह करते हैं तो उन्हें हमें शुरू से ही जो है जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसे हमें शुरू से ही मैंने काफ़ी मदर्स देखी हैं जो कि शेंक पे जाके बच्चे को जो है वो उसकी साउंड्स वगैरह देके और वो यूरिन वगैरह करवाती हैं। तो अपने बच्चों को कोशिश करें कि जो है वो क्या कहते हैं शुरू से हैबिट डालें और रात को अलार्म वगैरह लगाएं ताकि आप जो है वो बच्चे को उठने की आदत डालें। और जो है वो बच्चे को जो है बिल्कुल वॉशरूम टॉयलेट ट्रेनिंग दें कि बेटा आपने इतने बजे वॉशरूम आना है तो आपने करके सोना है। और ये नहीं कि कुछ माएँ होती हैं चलो यार कोई बात नहीं, ख़राब हो रहे तो होने दो। तो यही चीज़ कि आप जो है वो बच्चे को ये नहीं कि कोई बात नहीं रात को कर दिया कोई मसला नहीं है, बाहर छत वगैरह पे हमने जाके डाल दिए कपड़े वगैरह, तो ऐसा कोई मसला नहीं। ऐसा अगर आप पहले दिन से उस पर सख्ती करेंगे, सख्ती भी प्यार से करें ताकि उसे नेक्स्ट टाइम फिर वो ये हरकत नहीं करेगा। कुछ मदर्स होती हैं वो बहुत स्ट्रिक्टनेस करती हैं बच्चों को कि नहीं तुमने किया है तो ये क्या पता उसको कोई साइकोलॉजिकली कोई इशू हो, कोई मेंटली इशू हो जिसकी वजह से वो ये हरकत कर रहा है। तो अब जिस बच्चे ने कभी ना किया हो और वो ये ऐसी हरकत कर दे तो हो सकता है कि कोई उसको इस टाइप की जो है वो क्या कहते हैं कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिमाग में बात रख के बैठा हो, तो इस चीज़ का जो है वो उसका थोड़ा आप उसके फ्रेंड बने और मोहब्बत वाले भी और सख्त वाले भी बच्चे के, और उसको इस चीज़ का बोलें कि जो है वो बेटा आपने जो है वो केयर करनी है अपनी, जो है वो जो है ये हरकत नहीं करनी। अगर आप ऐसी हरकत करोगे तो ये बेड मैनर्स होते हैं। तो ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं आप बच्चे को जो है वो सिखा सकते हैं। ये नहीं कि अगर उसने कर दिया तो आपने अब वो बेचारा कुछ बोल नहीं रहा और वो डर रहा है अपने पेरेंट्स से, तो पेरेंट्स बड़ा गुस्सा करते हैं। तो आप यही चीज़ के आप जो है उसको डील करें कि आपने किस तरीके से उसको हैंडल करना है, इस चीज़ को ख़त्म करना है। कोई उसको परेशानी तो नहीं है, कोई ज़्यादा स्वीट्स तो नहीं खाता, कोई ज़्यादा कैंडीज वगैरह नहीं खाता, ज़्यादा ड्रिंक्स वगैरह तो नहीं लेता। तो इसलिए जैसे कि आप उसका शिफ्ट कर दें टाइम फॉर ड्रिंकिंग। जैसे अगर आप वो रात में ज़्यादा लेता है तो आप उसे दिन में कर दें, ये थोड़ा कर दें। इसके अलावा उसके बाथरूम का शेड्यूल वगैरह के हर 2 से 3 घंटे बाद उसमें जाना है बिफोर बेड। इसके अलावा उसे आप करेक्ट करें उसके कि भाई कोई प्रॉब्लम कोई इस टाइप की। इसके अलावा ये कि कोई जैसे कि आपको पता है मैंने अभी बताया कि कोई चॉकलेट्स मिल्क को या कोई इस टाइप की चीज़ें हो तो वो अवॉइड कराएं। अगर बहुत ज़्यादा थर्स्ट वगैरह फील होती है तो जैसे कि वाटर बॉटल वगैरह आप उसको स्कूल दे के भेजें। और कोई कॉन्स्टिपेशन इशू वगैरह तो नहीं है। इसके अलावा कुछ बच्चे होते हैं जिनको यूरिन आता है वो उठते नहीं हैं, वो पड़े रहते हैं, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। और कोशिश करें बच्चे को जल्दी बेड पे सोने सुलाने की आदत डालें और पनिशमेंट मत दें। जो पनिशमेंट है जिसकी वजह से बच्चे को बड़ा साइकोलॉजी इशू होता है। अब हम आते हैं अडल्ट की बेड वेटिंग। ये क्या मसला है, बड़े लोग क्यों पेशाब कर देते हैं?
कोई मसला है? हाँ बिल्कुल है। उनको जो है वो कोई नर्व्स वगैरह, कोई ब्लडर के जो मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, उनको कोई न्यूरोपैथी प्रॉब्लम्स होती है, तो ये सारी चीज़ें उनको जो है वो ये सारी, लेकिन उसके लिए भी उनको एक्सरसाइज और वही ड्रिंकिंग टाइम वगैरह उनको चेंज करना पड़ता है। अब यही चीज़ के मैंने आपको अडल्ट का भी बताया और उसका भी बताया, तो एक्सरसाइज वगैरह करें, ब्लडर की जो कैलोरी एक्सरसाइज होती है वो करें, और अपने आप को वही किए, फ्यूल वगैरह का टाइम थोड़ा आगे पीछे कर दें। अब यही के एक और वैसे किसी ने एक बात पूछी थी कि जो है वो मेरा बच्चा यानी उसका बच्चा जो है वो पेशाब करता है लेडी का, और कहती है मैं उसको जब वो करता है तो मैं उसको मारती हूँ। क्यों मारती हूँ? यही तो सबसे बड़ा आपका कसूर है कि आप उसे मारते हो। आप उसे प्यार से समझाओ, हर चीज़ से हैंडल करो कि बेटा ऐसे नहीं करना, कोई इशू है, ये बैड हैबिट है, तो आप इस चीज़ पे उसको जो है वो समझाएं कि ये नहीं करना। और हर चीज़ को अगर वो मेरी वीडियो देख रही होगी तो उनको पता चल रहा होगा कि डांटने और गुस्सा करने से कोई मसला हल नहीं होता, उल्टा बच्चा ढीठ हो जाता है और कुछ नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करें, सही हो जाएगा। अब मैं एक और आपसे बोलूँगी कि जो है एक और टॉपिक पे बात करूँगी। वो टॉपिक यही कि जो है वो अपेंडिक्स जो है वो क्या है। देखिए अपेंडिक्स जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, एक फिंगर शेप होती है, पाउच जो गेट प्रोजेक्ट फ्रॉम योर कॉलम ऑन द लोअर राइट साइड ऑफ योर एब्डोमेन। तो अपेंडिक्स में क्या होता है कि नीचे आपके राइट साइड में एब्डोमेन में सीवियर पेन हो रहा होता है और बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। तो इसमें क्या होता है, इसके जो सिम्टम होते हैं नोजिया, वॉमिटिंग, एपिटाइट, कॉन्स्टिपेशन, लूज एपिटाइट, गैस बड़ी मुश्किलों से पास हो रही होती है, हल्का हल्का फीवर रहता है। तो ये सारा अपेंडिक्स का है। तो किसी ने मेरे से पूछा था कि अपेंडिक्स की ट्रीटमेंट क्या होती है। अपेंडिक्स की ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक है, पेन रिलीवर वगैरह और दे सकते हैं, फ्यूल वगैरह दे सकते हैं, लिक्विड में डाइट वगैरह आप दे सकते हैं, शुगर वगैरह कम यूज़ करें। इसके अलावा सर्जरी है जिसकी वजह से रिमूव होगी या कोई सर्जन आपको ड्रेन वगैरह कर देगा एक्सेस का। यहाँ एक और बंदे ने पूछा था मेरे से कि सही है आप कहती हैं कि टेम्परेचर चेक ना करें, लेकिन रोज़ाना मेरा जिस्म टूटता है, बुखार जैसा फील होता है, लेकिन थर्मामीटर में आता नहीं। ठीक है नहीं आता, आपने 2-3 थर्मामीटर चेंज कर लिए, ओके। हो सकता है आप घर में काम थोड़ा ज़्यादा हो गया है आजकल, जैसे मैंने आपको बताया कि लॉकडाउन की वजह से, जिसकी वजह से फीवर फील होता है, जिस्म टूट रहा होता है, जिस्म में दर्द होती है, हड्डियों में दर्द होती है। तो ये थोड़ा बहुत मौसम चेंज हो रहा है कुछ, वही मैंने आपको कहा कि जब आप अपने पार्टनर, अपने हेल्पर, अपने हस्बैंड को कहेंगे कि ऐसे ऐसे काम कर, तो फिर वो आपका जब काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और आपको लोड नहीं पड़ेगा तो आपको थकावट भी नहीं होगी और ना आपके जिस्म में दर्द होगा। और कोशिश करें अपनी नींद प्रॉपर करें और एक्टिव रहें, हेल्थी रहें। तो ये सारा आपको इसमें होता रहेगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो बात ये है कि क्या किसी ने मेरे से पूछा था, मैं अपेंडिक्स की जो है वो होम्योपैथिक की ट्रीटमेंट ले रही हूँ, तो क्या मैं वो ले सकती हूँ? बिल्कुल आप ले सकती हैं, लेकिन जो आप कंटिन्यू कर रही हैं वो आप बिल्कुल ले सकती हैं। होम्योपैथिक का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, और अगर आप उससे सेटिस्फाई हैं तो बस मैं यहाँ यही बोलूँगी कि आप उसको कंटिन्यू ही करें और हेल्दी रहें। इसके अलावा जो है वो, हाँ एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आया था मेरे पास कि
ड्यूरिंग कोरोना वायरस घर की शिफ्टिंग जो कर रहे हैं कुछ लोग, बोला एक दो फैमिली नए में जाती उन्होंने घर की शिफ्टिंग की, तो क्या मतलब ये सही है ड्यूरिंग कोरोना वायरस और या नहीं है वो? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल शिफ्ट हो सकते हैं अगर आपका मूड है कि आप जगह चेंज करें और कुछ घर शिफ्ट हो दूसरे में, तो आप यही कि उस घर को अच्छे तरीके से क्लीन करें, वॉश करें, एरिया प्रॉपर वॉश करें, वॉशरूम, डिटर्जेंट वगैरह जो है, डिटोल स्प्रे वगैरह जो है उन सबको आप वॉश करें प्रॉपर उससे, और हाँ बिल्कुल नॉर्मली क्लीन होकर आप वॉश करके और आप बिल्कुल एग्जैक्टली शिफ्ट हो सकते हैं। ऐसे कोई एज इट इज़ इसका कोई इशू नहीं है कि कोरोना की वजह से हम वो नहीं कर सकते। बस कोशिश करें कि वही मिलना मिलाना कम रखें, और जब नए घर में लोग शिफ्ट होते हैं तो कहते हैं कि हम दावतें भी करें, ये भी करें, वो भी करें, ऐसा कुछ भी नहीं है, दावतों की ज़रूरत नहीं है। आप बस हेल्दी रहें, एक्टिव रहें और आप बिल्कुल शिफ्ट हो सकते हैं। एक और सवाल था मेरे पास कि क्या जो है वो अगर कोरोना वायरस के दौरान या कोविड-19 के दौरान कोई गेस्ट वगैरह आता है तो हो सकता है वो किसी चीज़ में अफेक्ट हो, फ्लू वगैरह में, तो क्या हम उसको जो है वो क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे अपना ख्याल रख सकते हैं? बिल्कुल, अगर आपके कोई गेस्ट हैं, बहुत रिलेटिव हैं, अंकल हो गए, आंटी हो गए, कोई आपके फादर मदर या आपके कोई भाई सिस्टर वगैरह आपसे मिलने आते हैं, वैसे तो मेरा नहीं ख्याल कि आजकल इस कंडीशन में कोई आता हो किसी के घर पे, लेकिन वही चीज़ वही डिसइंफेक्टेंट जितने भी डिटर्जेंट हैं, डिटोल्स वगैरह हैं, आप उससे अपने आप को वॉश करें, एरियाज वॉश करें और जो है वो बस क्लीनिंग वगैरह रखें। बाकी ऐसे इट इज़ कोई ऐसा इशू नहीं है। और एक और क्वेश्चन यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास आया था, क्या प्रेग्नेंट औरत जो है कोविड-19 या कोरोना वायरस में जो है वो अफेक्टेड हो सकती है, नहीं हो सकती? ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये है कि इम्यूनिटी उसकी लो होती है और जो है वो आप जो है वो क्या कहते हैं, उसको आइसोलेट कर दें, उसको एक्टिव रखें, उसको जो है वो ज़्यादा मिलना मिलाना कम करें, बिकॉज उसका इम्यूनिटी लेवल कम होता है, जिसकी वजह से कोशिश करते हैं हम लोग कि वो उसका जो इम्यूनिटी लेवल है वो कम होने की वजह से अगर कोई मिलने मिलाने आता है तो फिर भी बड़ा इशू होता है। तो आप कोशिश करें कि आप जो है वो उसको आइसोलेट करें। बाकी ऐसे कोई ऐसा इशू नहीं है, वो मिले, बिल्कुल इंजॉय करें और नॉर्मल लाइफ और नॉर्मल रूटीन गुजारें। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, ऐसे पेशेंट देखे अपनी लाइफ में, जो अभी भी आते हैं मेरे पास, वो ये कहते हैं प्रेगनेंसी को एक बीमारी समझते हैं। इट्स नॉट अ बीमारी, ये एक मदरहुड लाइफ होती है। और जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रही होती हैं औरतें, मैं उनको यही कहूँगी कि बहुत अच्छी लाइफ है, एक्टिव लाइफ है, और आप जब माँ बन रहे हो तो आपको एक अच्छी फीलिंग आ रही होती है। फिर आपको पता चलता है कि हमारी माँ ने हमें कैसे किया, और वो जब आप बन रहे हो तो आप कैसे प्रेगनेंसी में अपनी मदरहुड लाइफ कैसे इंजॉय कर रहे हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इम्यूनिटी लो होती है, बाकी और कोई इशू नहीं है। खाएं पिए, इंजॉय करें और अच्छी प्रेगनेंसी करें। दूसरा यही कि किसी ने पूछा था कि कार्डियक की एक्सरसाइज बताएं, तो कार्डियक की एक्सरसाइज यही है कि जो है वो आप जंपिंग वगैरह करें, उसके अलावा जो है वो माउंटेन क्लाइंब करें, इसके अलावा जो है वो क्या कहते हैं, अपने आप को जो है वो रनिंग वगैरह करें, रस्सी वगैरह कूदें आप, तो इससे ये सब कार्डियक से रिलेटेड एक्सरसाइज है। अच्छा, किसी ने ये भी कहा कि जो साइकिल होती है, जो साइकिल गाड़ी वाली चला रहे होते हैं, तो क्या ये अच्छा है, एक्टिव है?
बिल्कुल ये आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिम भी सही है, एक्टिव है, लेकिन उस दिन वही चीज़ कि मेरे पास जो एक लेडी आई अपनी स्पाइन पेन से, तो मैंने उससे पूछा क्या रीज़न था, तो उसने कहा मैं जिम वगैरह जा रही थी और वहाँ मेरे स्पाइन के मसल्स में बहुत शदीद पेन था, तो थोड़ा उसको मस्कुलर जो था वो थोड़ा अप एंड डाउन हो गया था और बहुत शदीद पेन था कि वो रोती आई थी। तो सही है आप जिम जाएँ अगर जो हैबिचुअल है जिम जाने के, लेकिन यही कहूँगी कि अभी तो मेरा नहीं ख्याल कोई जिम वगैरह जा रहा होगा, अगर कोई जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यही कि जिम के बजाय अगर आप फ्रेश एयर में, अपने घरों में, अपनी गैलरीज में, अपने गार्डन्स में अगर आप ये ऐसी एक्सरसाइज नॉर्मल करें तो आप बहुत एक्टिव रहेंगे और जिम के पैसे भी बचे रहेंगे। अच्छा जी, दूसरा एक और क्वेश्चन था कि क्या कहते हैं, आई का जो पेन होता है कि आई पेन जो होता है वो उसका बताएं कि क्या मसला है, कैसे होता है। तो देखिए आई पेन के बहुत सारे सिम्टम हो सकते हैं, जैसे स्क्रैचिंग हो गई, यानी कोई खुजा हुआ या जलन हो रही है, कोई इचिंग वगैरह हो रही है। तो इसके अलावा जो है कोई अंदर ऑब्जेक्ट वगैरह कोई चीज़ चली गई है, कोई इन्फेक्शन या ट्रॉमा हो गया, तो उसकी वजह से पेन होता है। तो यही चीज़ के वही आई सॉल्यूशन वगैरह आप डालें और कोशिश करें आई का जो है डॉक्टर सर्जन है उसके पास जाएं, अपनी आंखों का चेकअप वगैरह कराएं, ग्लासेस वगैरह पहनें, तो उस चीज़ से जो है वो हो जाएगा। इसके अलावा यही कि कोई गर्म कपड़ा करके वो आप आंखों पे लगा सकते हैं, एंटीबायोटिक हो गई या कोई एंटी हिस्टामिन एलर्जी के लिए कोई आई ड्रॉप्स हो गए, कार्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह या ग्लासेस या लेंस वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये था कि जो है किसी ने पूछा था कि जो क्या कहते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के बाद जो बाल झड़ते हैं उसका क्या इशू है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि जो है पहले तो ये बात कि आप लोग प्रेगनेंसी को बीमारी मत समझें, ठीक है। पहले भी मैंने कहा कि प्रेगनेंसी को बीमारी मत समझें। तो यही है कि उसको आप जो हेयर लॉस वगैरह हो रहे होते हैं या ये जो हो रहा होता है ये थोड़ा हार्मोनल चेंज होता है, जिसकी वजह से आपको जो एस्ट्रोजन लेवल है वो थोड़ा हाई लेवल के अमाउंट में आ जाता है, तो जिसकी वजह से आपके बाल पतले हो जाते हैं और बाल गिर रहे होते हैं। तो कोई ऐसी खास नहीं है कंडीशन, यही कि जो प्रेगनेंसी की साइकिल में आपका एस्ट्रोजन लेवल थोड़ा हो जाता है, अप एंड डाउन हो जाता है। इसके अलावा हेयर फॉल वगैरह हो रहा होता है, तो ये हार्मोन की थोड़ी होती है, या कोई हेल्थ इशू वगैरह होता है। इसके अलावा थायराइड प्रॉब्लम की भी वजह से हो सकता है, आयरन की डेफिशिएंसी वगैरह की वजह से हो सकता है। तो या पोस्टमार्टम हेयर लॉस होता है यानी बच्चे के बाद, तो ये सारा उसको होता है। तो पूछा था कि क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बस यही है। अभी तो मैं ये कहूँगी कि जो प्रेग्नेंट है वो बस अभी फुली प्रेगनेंसी पर फोकस करें और ट्रीटमेंट को छोड़ दें। जब आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी, प्रेग्नेंट यानी आप जब डिलीवरी से फ्री हो जाएंगे तो आप उसके बाद इस चीज़ को फोकस कीजिएगा। अभी मेरा सिर्फ आपसे यही है कि आप जो है वो क्या कहते हैं इसी को जो है वो क्या कहते हैं जो प्रेगनेंसी है उसको फोकस करें, उस पर ध्यान दें। और कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप जो है वो आपके हेयर नहीं आएंगे प्रेगनेंसी के बाद या ऐसा कोई और प्रॉब्लम होगा, जी नहीं, इससे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, बस अभी फ़िलहाल उसको करें और फिर हम इस टॉपिक पे भी ज़रूर बात करेंगे। तो अब एक और मेरे से सवाल किया था किसी ने कि जो मेल होता है उसको
उसमें जो फंगस वगैरह लग जाती है उनको हम माइसिस जिसे बोलते हैं, तो वो क्या रीज़न होता है। लेकिन डायबिटिक मेन रीज़न क्या होता है, डायबिटिक। सही है, आपने डायबिटिक भी कंट्रोल कर ली, ये सब हो गया। अब बहुत सारे लोगों को फंगस वगैरह लग जाता है, किसी को मुंह में लग जाता है, किसी को पाँव में लग जाता है, किसी को नेल में लग जाता है। तो ये सारा इसकी वजह से ही होता है। तो इसकी वजह से डायबिटिक की वजह से हो गया, या जो है वो आपने अनहाइजीनिक वगैरह रखी है, नहाए धोना नहीं, अनहाइजीनिक एरिया जो है, इस सबसे होता है। तो बस यही है कि आप कोशिश करें कि जो है वो अपनी हाइजीन की केयर रखें और बार बार हैंड वॉश वगैरह करें, और कोई इश्यू नहीं है इसका। और बस इसका मेन यही कॉज है कि डायबिटिक वगैरह की वजह से ये होता है, जिसे हम ऑन्कोनोमाइसिस वगैरह भी कहते हैं। इसकी मेडिकेशन भी मौजूद है बिल्कुल, और जो है वो क्या कहते हैं, मेडिकेशन इसकी पूरी यानी यहाँ पे अवेलेबल है, फंगल एंटी फंगल क्रीम है, एंटी फंगल मेडिसिन वगैरह है, तो वो सब दी जाती है। बस यही कि हाइजीन की केयर रखें, डायबिटिक अपनी कंट्रोल रखें, अपने फूड्स वगैरह के बीच में देखते रहा करें, कोई इन्फेक्शन ना हो, अपने आप को मॉइस्चराइज रखें और वही हेल्दी रखें, रहें, वॉक करें। एक क्वेश्चन था मेरे पास कि औरतें आती हैं लेकिन वो कहती हैं हमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं चाहिए, हमें सी सेक्शन क्या चाहिए। क्यों इतनी औरतें जो है वो नॉर्मल पे नहीं जाती एज़ कम्पेयर टू सी सेक्शन पे। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप कोशिश करें कि जो है वो क्या कहते हैं, आप जो है वो नॉर्मल ही करवाएं, हेल्दी रहें। वही मैंने आपको बताया कि जैसे मेरे गांव को में विलेज की में जब मेरी पोस्टिंग थी तो वहाँ मैंने यही देखा कि औरतें थोड़ा सा खाती हैं लेकिन हेल्दी खाती हैं, और उनका एक ही छोटी हांडी मैंने देखा चढ़ती है और वो नॉर्मल प्रेग्नेंट होती है, हर काम कर रही होती है। और हमारे शहरों में क्या रिवाज है, कोई प्रेग्नेंट है तो कोई बात नहीं, प्रेग्नेंट है तो क्या हो गया, लेकिन उसने पलंग से उठना नहीं है। जब आप उठेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, आपके नीचे नहीं आएगा बेबी, तो ऑफकोर्स सी सेक्शन होगा, ठीक है। और आजकल तो माशाल्लाह लोग प्रेगनेंसी में बस पलंग से उतरते ही नहीं हैं। तो वही है कि सी सेक्शन जो है वही सर्जिकल डिलीवरी होती है बेबी की, जिसकी वजह से मदर का जो बेबी होता है या यूट्रस होता है, इस प्रोसेस को इससे डन होते हैं। और ये मेथड सेफ है। देन जैसे आपको बेहतर समझते हैं कि नॉर्मल एनबीजी करवाएं या सी सेक्शन करवाएं। और किसी ने पूछा था कि सी सेक्शन जो है वो क्या सर्जरी के बाद ही हो जाता है, कितने अर्से तक, तो कम से कम ये 6 हफ्ते तक सी सेक्शन फुली ही हो जाता है। और यही कि मैं तो यही कहूँगी कि आप ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी करवाएं एज़ कम्पेयर टू सी सेक्शन के मुकाबले। एक और टॉपिक था मेरे पास, वो टॉपिक ये था कि जो है वो 2 टॉपिक्स मैं आपसे डिस्कस करूँगी। एक तो ये कि पीरियड से रिलेटिव के नई बच्चियाँ जो हैं जिनको पीरियड्स आ रहे हैं, देखिए मेरी ये ऑलरेडी एक वीडियो में इस पर डाल चुकी हूँ काफ़ी पहले। नए बच्चों को पीरियड आ रहे हैं, ऑफकोर्स हार्मोनल चेंजिंग हो रही है, हेयर ग्रोथ हो रहे हैं, मर्सिज्म हो रहा है, फेस पे बाल आ जाते हैं, मोटापा हो रहा है, भारी आवाज़ हो रही है, पीसीओडी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें इससे हार्मोन आजकल जो कि स्कूल गोइंग बच्चियाँ हैं उनको जो है वो पीरियड्स हो रहे हैं। तो यही मैंने जो रीज़न था, कॉज था कि क्या रीज़न है इसका, क्यों हो रहे हैं, तो यही सारा इसका रीज़न था।
बस यही कि आपको मैं, अगर आप मेरी प्रीवियस एक वीडियो देखें, मैंने रेसिपी बनाई है पीरियड पे, तो यही है वो पीरियड पे वीडियो के आप अपने बेबीज जितनी भी लड़कियां हैं उनको ट्रेनिंग दें कि बेटा ये जो चीज़ है ये कोई नई चीज़ नहीं है, उनको समझाएं। मदर का काम है वो अपने पास बिठाए बेटी को और उसे समझाए कि ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक नॉर्मल चीज़ है और हर किसी के साथ होती है। तो मेरे पास एक दो बच्चे आई यूनिवर्सिटी की, उन्होंने कहा कि मैडम ऐसे ऐसे है, और हमने अपने पेरेंट्स से सवाल किया, उन्होंने कहा हमें भी आते थे तो आपको भी। तो ये एक हार्मोनल चेंजिंग होती है जब लड़की जवान हो रही होती है, और जब कहते हैं कि लड़का जवान होती है तो उसको दाढ़ी बियर और ये मूंछ वगैरह आ जाती हैं और उसकी जो चेस्ट है वो उभर आती है। तो यही एक फीमेल्स का भी एक कुदरती निज़ाम है। तो मैं यहाँ यही कहूँगी कि जिस लेडी ने मुझसे क्वेश्चन किया था पेशेंट ने कि आ रहे हैं और मेरी बेटी की पूरी शर्ट खराब हो गई स्कूल में, जब वो आई तो उसे लोग देख रहे थे भाग स्कूल से, जब वो आई थी तो वो बहुत रोई और कितने दिन स्कूल नहीं गई। देखिए हर चीज़ को पहले तो ये मैं कहूँगी कि फेस करें, रोने से कोई मसले हल नहीं होते। ठीक है, अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम है और मैं रोने लगता हूँ तो आई डोंट थिंक कि हर चीज़ सॉल्व हो जाएगी। अगर रोने से होती है तो फिर हर कोई रोने लग जाए। बात यही है कि यहाँ पे कि आप बेटी की फ्रेंड बने, अगर कोई आप किसी की खाला वगैरह है, खाला फ्रेंड है तो आप वो बने और आप उसको एक प्रॉपर एक ट्रेनिंग दे, समझाएं कि कैसे पैड्स वगैरह यूज़ करते हैं, दिन में कितनी दफ़ा चेंज करना है, क्या हाइजीन है। अगर बहुत सीवियर पेन हो रहा है तो हॉट वाटर बॉटल यूज़ करें, पेन किलर यूज़ करें और जो है उनको समझाएं कि क्यों आते हैं, क्या रीज़न है, एज अ फ्रेंड बन के। और अब हमारी मदर्स होती हैं वो क्या कहती हैं, कुछ मैंने ऐसी मदर्स देखी हैं पेशेंट में, वो कहती हैं अच्छा ये तुम्हें आए हैं, तुम्हें अगर किसी को बताया तो अच्छा नहीं है। आई डोंट थिंक कि आपको ये ऐसी इस टाइप की बात करनी चाहिए। आजकल 2020 के जो चल रहा है उसको, आजकल तो इतना मीडिया फास्ट है और इतना एक्टिव है कि हर चीज़ आपको इमीडिएटली न्यूज़, मूवीज़, हर चीज़ सिनेमा वगैरह में आपको दिखा देता है। तो ये सारी आप जो है वो कर सकते हैं। बस यही कि मदर को चाहिए उसको जो है वो एक प्रॉपर टीचर और प्रॉपर फ्रेंड बन के समझाए कि कैसे सैनिटरी पैड्स वगैरह यूज़ करने हैं, कैसे उसको डिस्कार्ड करना है, अगर वो पब्लिक टॉयलेट में जा रही तो कैसे यूज़ करेगी, और अपनी पैंटी एक और अपनी जो ये पैड सैनिटाइजर्स हैं, ये सारी चीज़ें आप अपने एक बैग बनाएं, पाउच बनाएं और उसे बना के दें और उसे कहें कि वो अपने बैग में रखें। और अगर स्टार्टिंग जैसी डेज में, अगर पीरियड्स की डेट में 3 और 4 डेज रह गए तो आप कुछ करें कि उसे कहें कि एक नॉर्मल सा पैड और पैंटी वगैरह यूज़ करें और वो फिर उसके बाद जो है जाए। तो ये एक नॉर्मल चीज़ थी, कोई ऐसा कोई खास नहीं था, मतलब ये है कि आप जो है वो उसको मदर को मैं यही कहूँगी कि पेशेंट मेरे पास आएगी कि उसे ऐसा फ्रेंड बन के समझाएँ, एक्टिव रहेगी, हेल्थी रहेगी बेबी आपकी, और उसको लो सॉल्ट डाइट दें, उस दौरान उसको जो है डार्क चॉकलेट दें और उसको जो है वो क्या कहते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में होंगे और सेफली होंगे, मौजूद होंगे अपने अपने घरों में। आज जो है मैं आपसे ओवरऑल टॉपिक्स पे जो है वो बात करने आई हूँ। जैसे कि आपको पता है कि जो है पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो लोग बीमार हैं उन सब के लिए जो है वो हमें दुआ करनी चाहिए कि वो सेफ़ हों, अपने घरों में हेल्दी हों और जो है वो हर मुश्किल से वो बचते रहें। और हमें स्पेशली जो है वो बीमार, जितने भी लोग बीमार हैं उनके लिए हमें स्पेशली प्रे करनी चाहिए ताकि वो जल्द अज जल्द सही हों और अपने अपने घरों में सेफ हों।
दूसरा ये है कि देखिए जैसे कि आपको पता है कि कोरोना वायरस चल रहा है। कोरोना वायरस यही कि आप उसमें जिसे ऑल्सो कॉल्ड कोविड-19 भी कहते हैं, तो आप वही अपने हाथ धोएं, अपने जो है वो बार बार जो है वो हैंड सैनिटाइज करें अपने आप को। बाहर से कोई चीज़ वगैरह खरीद रहे हैं, ला रहे हैं, तो कोशिश करें कि उन चीज़ों को वॉश करें, उसके बाद यूज़ करें। और इसके अलावा जो है अपने मास्क पहने, ग्लव्स पहने, अपने आप को सेफली होम में रखें और जो है वो अपना जो है वो जितना हो सके केयर करें। घर का खाएं, कोशिश करें बाहर का तो कुछ भी ना खाएं। दूसरा ये है कि यहाँ मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात करूँगी कि जैसे कि आपको पता है कि चाइना से ये वायरस शुरू हुआ था और दूसरी कंट्री में स्प्रेड होता गया, आहिस्ता आहिस्ता फैलता गया। तो आज माशाल्लाह देखें चाइना की मैं उस दिन न्यूज़ देख रही थी, तो चाइना की जो लाइफ है वो बिल्कुल रूटीन पे आ गई। ये नहीं कि लोग ने मास्क वगैरह नहीं पहने हुए हैं, लेकिन उनकी लाइफ प्रॉपर्ली जो है वो रूटीन पे आ चुकी है और वो जो है बहुत एक्टिव होके जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे, आ रहे, ऑफिस जा रहे, स्कूल जा रहे हैं, हर चीज़ हो रही है वहाँ पे। और बाकायदा जहाँ जिस एरिया में वायरस स्टार्ट हुआ था उस एरिया को उन्होंने पूरा लाइटिंग वगैरह से भी किया है। अगर किसी के शहर में बारिश वगैरह हो रही है तो कोशिश करें कि वो बाहर ना निकलें। बाहर निकलेंगे वही सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, जैसे कि आपको पता है कि आहिस्ता आहिस्ता गर्मी जो है वो आ रही है और आ चुकी है कुछ शहरों में। तो कोशिश यही है कि आप बाहर ना निकले और अपनी जो है वो अगर बाहर जाना बहुत ज़रूरी है तो कोशिश करें अपने आप को जो है वो कवर करके जाएं और छाता वगैरह जो अम्ब्रेला होती है उसको लेके जाएं। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि मैं उस दिन देख रही थी एक न्यूज़ चैनल में, तो उसमें ये चीज़ चल रही थी कि भाई आप जो है वो अदरक खा लो, लहसुन खा लो, या इसकी इलाज आ गया है, कोई इम्यूनिटी के इंजेक्शंस लगवा लो, कुछ भी जो है विटामिन सी वगैरह ले लो। तो अभी इसका कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो टोटके बता रहे हैं ये लोग अपनी तरफ से बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं अभी तक आया। अगर ऐसा होता तो जगह जगह कंट्रीज में लॉकडाउन नहीं होते। अगर इन टोटकों से, सही है वो टोटके एक तरफ होते होंगे, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता होगा तो इसकी वजह से लॉकडाउन नहीं होता। और लॉकडाउन की वजह से जो है वो लोग अपने घरों में है, तो कोशिश करें, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये खा लें तो उससे सही हो जाएगा, उससे इम्यूनिटी सही है। किसी चीज़ों से इम्यूनिटी वगैरह आपकी बढ़ती है, बस आप हेल्दी रहें, एक्टिव रहें, घर के काम वगैरह करें, बच्चों को बिजी रखें, ड्राइंग्स वगैरह बच्चों को करवाएं, घर में बच्चों को टॉयज वगैरह के साथ खिलाएं, बच्चों को जो है वो छोटे छोटे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखें। और अपनी मेट्स वगैरह कोशिश करें कि ना आने दें घर में, उन्हें निकाल दें और अपने जो है वो खुद हाथों से अपने काम करें। और देखिए जब अल्लाह ने हमें हाथ दिए तो हमें चाहिए कि हमें एक्टिव रहना चाहिए और हमें अपने काम खुद करने पड़ते हैं, करने भी चाहिए और करना चाहिए। बच्चों को बोले जैसे आपको प्लेट्स वगैरह उठा के दें, ग्लास वगैरह उठा के दें, आपको जो है वो जो है हेल्प करवाएं आपके साथ थोड़ी बहुत। उनको कुकिंग की तरफ अगर थोड़े बहुत 7-8 ईयर ओल्ड के बच्चे हैं तो उनको कोशिश करेंगे कुकिंग की तरफ लेके आएँ उनको, और उनको जो है वो एक्टिव रखिए। सबसे बड़ी बात हमें गॉड से मांगना चाहिए। देखिए गॉड हमारी हेल्प करेगा, हमें गॉड से हेल्प चाहिए। हमें अल्लाह में से कहना है कि जो चीज़ जो अभी बीमारी पूरी कंट्री दुनिया में जो रन कर रही है, हमें चाहिए कि जो है वो क्या कहते हैं उनसे दुआ करें, इबादत करें। और जैसे कि आपको पता है रमज़ान भी आ रहा है, जो मुस्लिम्स हैं उनको पता होगा कि रमज़ान जो है वो आ रहा है, और आप लोग रोज़े रखें, अल्लाह से दुआ मांगें और इबादत करें। और जो नॉन मुस्लिम्स वगैरह हैं वो अपनी अपनी तरीके से अपने मज़हब के जो है उनका तो उनकी जो है उसके अपने गॉड से जिनको वो मानते हैं तो वो उनके सामने वो इबादत करें और उनके सामने रो रो के गिड़गिड़ा के दुआ मांगे कि अल्लाह हम सब की मुश्किलें, गॉड हम सब की मुश्किलें जो है वो आसान करें। इसके अलावा बात आती है हेल्थ इशू। देखिए जैसे कि हेल्थ इश्यूज़ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। मैं आपको बताऊँ हेल्थ इश्यूज़ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। नंबर 1 हेल्थ इशू क्या है कि जैसे नॉर्मल बात कर रही हूँ मैं आपसे ना, सॉर थ्रोट हो गया, फ्लू हो गया,
और गला खराब वगैरह हो गया, और जो है वो क्या कहते हैं सिंपली कोई भी वायरल इन्फेक्शन वगैरह ले लें वो हो गया, तो उसकी वजह से जो है वो पेशेंट काफ़ी हॉस्पिटल्स वगैरह में जो है वो जा रहे हैं। और यही है कि आप अपनी हाइजीन की केयर रखें, अपनी हेल्थ की केयर रखें और अपनी जो है वो केयर रखें, अपनी फैमिली की केयर रखें और एक्टिव रहें। जितना हो सके घर में रहें, जितना हो सके कोशिश करें कि बाहर ना जाएं, ना बाहर की कोई चीज़ खरीदें। अब ब्लड प्रेशर पे थोड़ी सी बात करते हैं। ब्लड प्रेशर में यही है कि ब्लड प्रेशर जैसे कि आपको पता है कि हर दूसरे तीसरे बंदे को है ब्लड प्रेशर। वो आता है कहता है मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, सिस्टोलिक बढ़ गया, डायस्टोलिक बढ़ गया, अब क्या करें। सबसे पहली बात तो ये अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें, हेल्दी रहें, एक्टिव रहें, सुबह उठने की कोशिश करें। जो 11-12 बजे तक सही है सो रहे होंगे, किसी की नाइट शिफ्ट होती है, किसी के बच्चे उनको नहीं सोने देते, कोई हस्बैंड को भेज के ड्यूटीज़ पे फिर सो जाती है, तो कोशिश करें कि जो है वो जितना हो सके आप जो है वो घर पे रहें और अपने हस्बैंड को जो है वो फुल उनको हर परेशानी टेंशन से जो है वो रिलैक्स रखें, ताकि वो जो है वो उनका ब्लड प्रेशर डाउन रहे। क्योंकि देखिए हस्बैंड ये जो पूरा एक घर को चला रहे होते हैं, अगर उनको अल्लाह ना करे कुछ हो जाए, खुदा ना खास्ता जैसे ब्लड प्रेशर हो जाता है या कोई ऐसी बीमारी आ जाती है जो कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है, तो हम कहते हैं कि यार ये क्या है, क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, नहीं होना चाहिए था। तो वही चीज़ के ब्लड प्रेशर में लाइफ स्टाइल चेंज करें, थोड़ा लो सॉल्ट यूज़ करें, अपने आप को एक्टिव रखें, कोशिश करें कि टेंशन फ्री रहें, हर चीज़ को, हर प्रॉब्लम्स को रिलैक्स होकर सॉल्व करें। क्योंकि ज़िंदगी है तो उसमें प्रॉब्लम्स भी आएंगी, टेंशनें भी आएंगी, डिफ़िकल्टियाँ भी आएंगी, तो हर चीज़ आएगी। ठीक है, अभी एक की और बात करूँगी। यहाँ ये कि टेम्परेचर ये कि उस दिन एक सब्सक्राइबर है उसने कहा कि जो है वो डॉक्टर मैं अपना टेम्परेचर रोज़ चेक करती हूँ। ठीक है, तो देखिए रोज़ सही है, अच्छी बात है, आप टेम्परेचर चेक कर लिए, एक्टिव है, अच्छी बात है, आपको पता चला आपका टेम्परेचर कितना है। क्योंकि अगर आप बाहर जा रहे हैं, मॉल्स वगैरह में जा रहे हैं, तो काफ़ी हद तक सख्ती की है, वहाँ ग्लव्स, सैनिटाइजर्स और आपके बकायदा टेम्परेचर चेक होकर आपको अंदर मार्केट में छोड़ा जा रहा है। सही है ना? तो यही चीज़ के उससे मैं यही कहूँगी अच्छा है, ये गुड हैबिट है, लेकिन इतना भी मत तुम रेगुलर आदत डालो कि जिसकी वजह से तुम कल को इतनी इस चीज़ के हैबिचुअल हो जाओ कि रेगुलर टेम्परेचर चेक करने की वजह से कभी क्या होता है अप एंड डाउन भी रीडिंग आ रही होती है जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो कोशिश करें कि जो थर्मामीटर है उसकी ज़्यादा फीलिंग जाए तो फिर आप चेक करें, अदरवाइज रोज़ देखने से भी टेंशन स्ट्रेस वगैरह होता है। डायबिटिक की यहाँ थोड़ी बहुत बात करूँगी। डायबिटिक यही कि अपने आप को हेल्दी रखें, एक्टिव रखें और कोशिश करें कि जो है वो अपनी जो है वो आप शुगर कंट्रोल रखें, अपने फास्टिंग और रैंडम को मॉनिटर करते रहें, अपने आप को हेल्दी रखें, सेफ रखें और कभी कभार मीठा भी खा लें, अगर बहुत ज़्यादा दिल करे तो कभी कभार मीठा भी खा लें। और डायबिटिक यही कि अपने आप को यही है कि आप थोड़ा सा अगर अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करें तो उससे सही हो जाएगा। आप कुछ कहते हैं कि भाई आप ये टोटका अपना लो तो आपकी डायबिटिक सही हो जाएगी, वही चीज़ कि एक दफ़ा आपकी बॉडी में, मैं यहाँ बताऊँ आपको एक प्रॉपर और सेंसिबल बात, एक दफ़ा आपकी बॉडी में शुगर का लेवल आ गया है, ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है, तो अब वो कभी भी सारी ज़िंदगी कम नहीं होगा। बस यही है, एक्टिव रहें, हेल्दी रहें, अपने आप की, अपनी लाइफ को, अपने आप को जितना हो सके आप एक्टिव लाइफ गुजारें। सुबह जल्दी उठें, वॉक करें, ब्रेकफास्ट करें, उसके बाद थोड़ा बहुत बीच में 2-2 घंटे के हिसाब से आप कुछ खाते रहें। जो डायबिटिक पेशेंट है उनकी बात कर रही हूँ, कोई फ्रूट ले लिया या कोई बिस्किट वगैरह आप खा लें, 2-2 घंटे के गैप से आप हर चीज़ खाते हैं।
यहाँ अब एक और बात करूँगी कि कुछ लोग कहते हैं डायबिटिक कंट्रोल कैसे करें, कंट्रोल नहीं हो रही, इंसुलिन भी लगा रहे हैं, मेडिसिन भी ले रहे हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ इंसुलिन की दूसरी मेडिसिन ले रहे हैं। अब हम क्या करें, कैसे डायबिटिक को कंट्रोल करें? डायबिटिक कंट्रोल करना सही है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं यहाँ यही बोलूँगी डायबिटिक कंट्रोल करें, लेकिन वही चीज़ 2-2 घंटे से खाएं और कोशिश करें कि अपने आप को वॉक करें। वॉक बेस्ट एक्सरसाइज है डायबिटिक वालों के लिए। भले आप 15 मिनट वॉक करें, फिर बैठ जाएं, फिर 10 मिनट वॉक करें, फिर बैठ जाएं, फिर 20 मिनट वॉक करें, फिर बैठ जाए। तो जब स्टार्टिंग में वॉक लेंगे आप, तो वो 5 to 10 मिनट की पहले वीक आप 5 से 10 मिनट की वॉक करें, दूसरे वीक में 15 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 25 मिनट। फिर ये भी नहीं कि एकदम लोग फिर करते हैं तो 2-2 घंटे और फिर वो हाइपो में चले जाते हैं। हाइपो में जाते हैं, उनकी शुगर लो हो जाती है, जिनकी शुगर लो होती है और वो जो हाइपो में जाते हैं उनसे मैं यही कहूँगी कि वो प्लीज़ काइंडली अपने पॉकेट में एटलीस्ट कोई ऐसी स्वीट, कोई टॉफ़ी, कोई ऐसी जूस या कोई कैंडी ग्लूकोज की रखें जिसकी वजह से आप जो है वो हेल्दी रहें। अब बात करते हैं सॉर थ्रोट पे। सॉर थ्रोट हो रहा है भाई, सॉर थ्रोट बहुत जैसे कि फेरेंजाइटिस हो गया, गला ख़राब हो गया आपका, आपके जो है वो थ्रोट में कोई इन्फेक्शन हो गया। नॉर्मली बात कर रही हूँ, कोरोना से हटके सिंपली सॉर थ्रोट की, तो यही सही है। किसी ने एंटीबायोटिक ले ली, किसी ने एंटी हिस्टामिन ले ली इचिंग की वजह से, किसी ने जो है वो पेनाडोल वगैरह ले ली कि भाई उतर जाएंगे वो, तो इसकी वजह से भी जो है वो बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। सॉर थ्रोट सही है। अभी मुझे पता है कि जैसे कि हॉस्पिटल्स में जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं उनको नहीं डील कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो है अभी जो सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से हम लोग चाह रहे हैं कि जो है जो केसेस आ रहे हैं उनको आइसोलेट कर रहे हैं, और अभी इतने बेड्स नहीं है कि उनको हम डील कर सकें। जिनकी अपॉइंटमेंट्स हैं उनको थोड़ा और डिले कर रहे हैं ताकि इस चीज़ को हम जल्दी फाइंड अप करें। तो वही चीज़ कि सॉर थ्रोट वही है, गले में खराश होना, आवाज़ भारी होना, जिस्म टूटना, बुखार होना, तो ये सारी चीज़ें। अब दूसरी जो चीज़ पे मैं बात करूँगी वही वो सॉर थ्रोट में यही कि आप गार्गल्स वगैरह करें, सॉल्ट वाटर के अपनी केयर करें, ठंडे पानी रात को ना नहाएं कोशिश करें, और अगर आपको सर्दी वगैरह फील होती है तो सॉक्स वगैरह पहन लें, और एसी कोशिश करें कि एसी में कम बैठें, ज़्यादातर सनलाइट यूज़ करें क्योंकि आपकी हड्डियों के लिए भी अच्छी है, विटामिन डी भी अच्छी है। फ्लू की बात करते हैं। फ्लू आपको पता है कि जैसे कि फ्लू जो है वो एक नॉर्मल है, और फ्लू जो है वो क्या कहते हैं, फ्लू की वजह से जो है वो लोग के गले ख़राब हो रहे हैं, लोग की जो है वो तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। जैसे कि नॉर्मल एक फ्लू होता है, किसी को एलर्जी फ्लू होता है, किसी को कोई स्प्रेड हो गया किसी से तो उसकी वजह से फ्लू होता है, और किसी को जो है वो पूरा साल ही फ्लू रहता है, और किसी की हेरिडिटी में भी फ्लू होता है। तो वही चीज़ कि इन्फ्लुएंजा वगैरह की आप वैक्सीन वगैरह करवाएं अगर फ्लू है, और अपनी नाक को बार बार साफ करें, और अपनी हाइजीन की केयर रखें हो सके तो। बस ठंडा ज़्यादा ना खाएं, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह निकाल के पीते हैं फ्रिज से, बच्चे या बड़े, और बस ये कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। अब दूसरी ये कि मैं यही कहूँगी कि जैसे कि चाइना, मैंने आपको बताया कि शुरू में कि वो नॉर्मल रूटीन पे आ गया है कंट्री, और अपनी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल स्टार्ट कर दिए। बाकायदा उन्होंने खुशी में लाइटिंग भी की जहाँ पे वायरस वगैरह स्टार्ट हुआ था। तो यही कि हमें सारी कंट्री के लिए प्रे करनी चाहिए, हमें कंट्री के लिए जो है वो जितनी कंट्रीज हैं दुनिया में उन सब के लिए प्रे करनी चाहिए, उन सबको जो है गॉड जो है वो अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे,
और बस यही कि जो है वो कोशिश करें, जितना आप दूसरों के लिए प्रे करेंगे उतना ही आपकी अपनी दुआएं भी कबूल होंगी। अब यहाँ एक आ जाती है पॉपुलेशन। एक होती है पॉल्यूशन, दूसरी पॉपुलेशन। पॉल्यूशन पे पहले मैं बात कर लूँ। पॉल्यूशन में यही जो गाड़ियाँ चल रही हैं, मोटरसाइकिल्स, बाइक्स, ऑटोज़ वगैरह जितनी भी चल रही हैं, टैक्सीज, तो उससे क्या होता है कि वो जितना भी पॉल्यूशन जो है वो धुआं वगैरह फैलाती है। और जो ये क्या कहते हैं, जो स्मोकर्स होते हैं, स्मोक कर रहे हैं, फैक्ट्रीज के धुएं हो गए, या ये जो कारपेंटर्स वगैरह हो गए, ये तो हमें चाहिए कि थोड़ा पॉल्यूशन वगैरह का भी जो है वो ख्याल किया करें। जो रिवर्स वगैरह गियर मारते हैं उसकी वजह से ऑयल और पेट्रोल वगैरह की जो स्मेल वगैरह से निकलती है, तो उसका थोड़ा ख्याल करें, क्योंकि कुछ लोग एस्थमाइक के भी अटैक होते हैं पॉल्यूशन की वजह से। कुछ लोग COPD होते हैं, किसी को जो है वो सांस में बड़ी डिफ़िकल्टी होती है सांस लेने में। तो हमें अपनी कंट्री से और दूसरी कंट्री से रिलेटेड पॉल्यूशन का ख्याल रखना चाहिए। हम बात आती है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन तो आपको पता है कि हर दूसरे दिन कंट्री में बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन। हर जो है वो कंट्रीज़ में अगर हम देखें, गांव विलेज में देखें, एरियाज़ में देखें, तो हर एरियाज़ में जो है वो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, स्पेशली विलेज एरिया में। यानी उनको तो मैंने देखा है कि जो मैंने विलेज एरिया को विज़िट किया है, वहाँ मैंने देखा है औरतें इतनी हेल्दी हैं और एक्टिव हैं। ये नहीं कि वो रोज़ाना गोश्त, मुर्गी, मच्छी खा रही है, नहीं, वो माशाल्लाह नॉर्मल उनको प्रेगनेंसी है, वो आराम से घास वगैरह कंधे पे उठाती हैं, चली जाती हैं। बच्चा एक और डाला होता है उन्होंने कंधे पे, और बड़े मज़े से इंजॉय लाइफ जी रही है। और उनकी जो मैंने डाइट देखी है, डाइट क्या है उनकी, प्योर उनका मिल्क होता है जो गाय वगैरह से निकालते हैं। उनकी जो है वो ये होती है, क्या कहते हैं, इनकी जो सब्ज़ी वगैरह होती है, वहाँ जो ये लोग ज़मीनों में से निकालते हैं सब्जियाँ वगैरह। तो मैंने जब विलेज को विज़िट किया तो बहुत ज़बरदस्त था इनका। और वो ये भी नहीं कि हमारी तरह इतने सारे मसाले ले आओ, इतने सारे ऑयल्स ले आओ और रेसिपी वगैरह, नहीं। मैंने उनको देखा सीधा सीधा खाना पकाते हुए और एक रोटी रखते हैं, जैसे स्पेशली वो घी, मक्खन वगैरह यूज़ करते हैं, जो कि हम लोग नहीं यूज़ करते अपनी लाइफ में। तो इसलिए उनको मैंने देखा बड़े आराम से वो एंजॉय कर रही है लाइफ को। उनको टेंशन ही नहीं है कि कोई वायरस है, कुछ है। ज़मीनों पे जाती है, घास वगैरह वो काटती हैं, जो फसल होती है वहाँ पे हर चीज़ वो कर रही है, एक्टिव है बिल्कुल। बाकायदा अपने साथ वो रोटी और चाय के थर्मोस भी लेके आती है। जब मैंने वहाँ ज़मीनों पे देखा तो बहुत ज़बरदस्त उनका था है। तो वही कि पॉपुलेशन वही कि आजकल बढ़ती जा रही है मुल्क में। जितना भी आप जैसे कि चाइना का आपको पता है बहुत सारी पॉपुलेशन है वहाँ पे। इसके अलावा इंडिया है, पाकिस्तान है, हर जगह जो है वो पॉपुलेशन बहुत है। अब जो बात करते हैं हम, वो करते हैं प्री डायबिटिक पे। प्री डायबिटिक, कुछ लोग कहते हैं एक होती है डायबिटिक, एक होती है प्री डायबिटिक। अब प्री डायबिटिक क्या होती है कि प्री डायबिटिक यही कि प्री डायबिटिक जो है वो, उसमें जो आपकी जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो थोड़ा सा हाई से थोड़ा ऊपर चला जाता है। अगर 100 तक नॉर्मल है तो 100 to 125 और 126 की रेंज में प्री डायबिटिक हम कहलाते हैं इसको, ठीक है। अब प्री डायबिटिक में ये होता है कि आप यही थोड़ा सा, अगर आपको पता चल जाए कि भाई अगर आप मॉनिटर वगैरह करते हैं, कभी 15 दिन में एक दफ़ा, हफ्ते में एक दफ़ा अपनी शुगर वगैरह चेक करते हैं, किसी की 112 आती है, किसी की 114 आती है, किसी की 105 आती है, किसी की 106 आती है, किसी की 101 आती है। तो वही चीज़ अपनी डाइट, अपना पानी और एक्सरसाइज, इसको एक्टिव रखें, ठीक है। मिले मिलाएं, अपना एनवायरनमेंट चेंज करें, अपने आप को हेल्दी रखें, एक्टिव रखें। जितना आप ऐसे करेंगे आप सही रहेंगे। तो ये सारा प्री डायबिटिक से रिलेटेड था। और यही कि अब हम जो नेक्स्ट मैं आपसे
बात करने वाली हूँ वो यही है कि किसी ने मुझसे पूछा क्या कोरोना की वैक्सीन अभी आई है या नहीं आई है। वो क्या कहते हैं आप यही मैं आपको बता रही थी, जैसे मैंने पहले भी शुरू में बात की कि जो लोग कह रहे हैं ये खा लो ये खा लो ये खा लो, इससे करने से आप सेफ हो जाएंगे। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, हेल्दी खाएं, घर का खाएं और इम्यूनिटी स्ट्रांग रखें। और कोई ऐसी अभी तक वैक्सीन नहीं आई है, अभी वैक्सीन पे काम चल रहा है। मे भी हो सकता है साल भी लग जाए वैक्सीन, मे भी हो सकता है 8 महीने भी लग जाए, मे भी हो सकता है 2 साल भी लग जाए, 1.5 साल भी लग जाए। तो अभी कोई इस टाइप की वैक्सीन नहीं आई। और जो लोग कह रहे हैं कि इसके लिए इन्फ्लुएंजा वगैरह लगा लो या ये कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी सेफ्टी यही है, हाथ धोएं और उनको कवर करें और कोशिश करें कम से कम लोगों से मिलें, शेक हैंड कम करें। इसके अलावा यही कि अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं तो मैंने हेल्थ के साथ एक एप्पल की पिक्चर बनाई है। तो एप्पल की पिक्चर बनाने का यही मकसद है कि आप जो है वो रोज़ाना एप्पल खाएं और डॉक्टर को जो है वो कोशिश करें कि बाय बाय कहें, क्योंकि ये कहावत भी है कि रोज़ एक एप्पल खाएं और आप जो है वो इसको डॉक्टर के पास जाने से बचें। सही। अब यही चीज़ के जैसे कि मैं आपको बताऊं, किसी ने कहा कि जो है वो कॉन्स्टिपेशन पे बात करें। कॉन्स्टिपेशन क्या है? वही कि कब्ज़ वगैरह हो जाती है, प्रेगनेंसी में ज़्यादा हो जाती है, मोस्टली वुमेन में कॉमन होती है कॉन्स्टिपेशन। तो वही चीज़ कि आप फाइबर्स वगैरह खाएं, आप जो है वो हेल्थी रहें, एक्टिव रहें और जो है वो अपने आप को जो है वो क्या कहते हैं एक टेंशन फ्री माइंड रखें। जब आपका टेंशन फ्री माइंड होगा तो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। किसी ने मुझसे पूछा कि हम घर पे कैसे बच्चों के साथ टाइम गुजारें। अब ये जो आप कंडीशन देख रही हैं और कभी कह रहे हैं लॉकडाउन खुल रहा है इतने दिनों बाद, 21 डेज बाद, कोई कह रहा है 10 दिन बाद खुल रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो जब खुलेगा फिर पता चलेगा। तो यहाँ मैं बताऊँ कि आपने घर पे कैसे रहना है। यही कि अगर आप लेट नाइट सो रहे हैं तो आप बैठ के गप्पे शप्पे मारें, कोई स्टोरी पढ़ लें, कोई मूवी देख लें। और जैसे कि आपको बताया, मैंने आपको बताया कि जो मुस्लिम्स हैं रमज़ान जो है वो, रमज़ान जो है वो सर पे है बिल्कुल। तो वही जो मुस्लिम्स हैं मैं उनको ये कहूँगी कि जो है वो जो है अपनी रमज़ान की प्रिपरेशन कर लें, क्लीनिंग वगैरह करें और फ्रिज में जो आप लोग अच्छे अच्छे रमज़ान में खाने बनाते हैं वो बना के फ्रीज़ कर दें। साथ में बच्चों को लगाएं, अपना जो है वो कपड़े वगैरह वॉश करें, कपड़े प्रेस करें और अच्छे अच्छे से खाने बनाएं। अपने हस्बैंड्स को खुश करें अच्छे खाने बना के। और जो है वो अगर आपकी कोई गैलरी या कोई छत वगैरह है तो कोशिश करें कि वहाँ थोड़ी बहुत वॉक कर लें और थोड़ी फ्रेश एयर वगैरह ले लें। लेकिन आजकल तो इतनी शदीद धूप है कि फ्रेश एयर तो खैर आ ही रही होगी, लेकिन गर्मी बहुत है हद से बहुत। इसके अलावा बच्चों को जो है वो कोशिश करें छोटी छोटी एक्टिविटीज़ वगैरह में बिजी रखें। जैसे कि वो अगर बड़ी लड़कियां हैं तो वो जो है बर्तन वगैरह वॉश करें और उनको सिखाएं कि जैसे 7-8 साल की जो बच्चियां हैं वो करें, नमाज वगैरह की उनको दें तरबियत और कुरान पाक वगैरह आप जो पढ़ते हैं वो पढ़ें। और इसके अलावा जो है वो घर के बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं, अगर आप लोग करें तो हो जाएंगे। और हस्बैंड्स भी, उनको भी मैं यही कहूँगी यहाँ पे कि अभी लॉकडाउन में जो कुछ लोगों के ऑफिसेस वगैरह ऑफ हैं, बंद हैं, तो वो प्लीज़ काइंडली बीवियों से मत लड़ें और ना बीवियाँ हस्बैंड से लड़ें। कि बल्कि मैं तो कहती हूँ ये टाइम बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। कैसे कि आपको टाइम मिल रहा है साथ बैठने का। नहीं तो हस्बैंड आते हैं, ड्यूटी से आते हैं, थके हुए होते हैं, सो जाते हैं, खाना खाया सो गए, फिर उठे, थोड़ा बहुत शाम को घूम फिर लिया और बाहर चले गए बच्चों को लेके या खुद अकेले दोस्तों में चले गए। तो अभी देखें, अभी कोई दोस्त वगैरह नहीं मिलने मिलाने वाला। अभी आप लोग अपने घर में हैं,
घर में रहें, आपस में बारबेक्यू वगैरह बनाएं, एक्टिव रहें, वही अपने शौहरों के साथ आप इंजॉय करें। अगर वाइफ बर्तन धो रही है तो हस्बैंड भी साथ में हेल्प करें, अगर वॉशिंग कर रही है वाइफ तो हस्बैंड भी साथ में हेल्प करें। और वो लोग बहुत लकी होते हैं जिनके हस्बैंड साथ में हेल्प कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो है वो बच्चों को वही छोटी छोटी ड्राइंग बुक्स आती हैं, आप जो है वो अगर अभी बाहर जाना नहीं हो रहा तो आप पेपर पे ड्रॉ करके दें और बोले इसमें कलर वगैरह करें। आप बच्चों को बोलें कि जो है वो क्या कहते हैं, कोई भी कार्टून वगैरह खुद बनाएं, आपको दिखाएं और उसमें पेंटिंग वगैरह करें, उनको छोटी छोटी आयतें सिखाएं, कलमे वगैरह सिखाएं जो आप लोग के हैं। इसके अलावा जो है वो जैसे कि रमज़ान आपको पता है वही सर पे है, तो अपने हस्बैंड्स वगैरह को साथ लगाएंगे। मौका जो अभी वो नहीं है, ऑफ है उनके ऑफिसेस, तो वही अल्लाह करके जल्दी खुले ऑफिसेस। हस्बैंड्स भी यही दुआ मांग रहे होंगे और वाइफ्स भी कह रही होंगी कि जल्दी जान छूटे हमारी इनसे। तो लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये वक्त बहुत अच्छा है, एक्टिव रहें, हेल्दी रहें। हम जो डॉक्टर से हमें बिल्कुल भी नहीं जो है वो मौका मिलता छुट्टियों का, तो हमें इवन ईद वाले दिन भी अपनी ड्यूटी निभानी होती है। तो यही बोलूँगी कि आप लोग बहुत लकी हैं कि जिनके ऑफिस ऑफ हैं और जो है घरों पे वाइफ के साथ मज़े मज़े की चाय बनाएं, कॉफ़ी बनाएं, इसके अलावा ग्रीन टी वगैरह बनाएं, जो आपका दिल करता है वो आप पिए, फुल फॉर्म में इंजॉय करें, एक्टिव रहें, हेल्दी रहें। और बच्चों को बोलें अगर हस्बैंड गाड़ी वॉश वगैरह कर रहे हैं तो बच्चों को चाहिए उनकी हेल्प करवाएं साथ में। और जैसे ये भी बहुत अच्छी एक एक्टिविटी है। इसके अलावा जो है वो अगर कोई गार्डन एरिया है आपका तो आप उसे क्लीन कर सकते हैं। अगर कोई क्या कहते हैं, आपका अगर कोई वॉशिंग एरिया है उसको आप क्लीन कर सकते हैं। अगर कोई किचन, जैसे मैंने आपको कहा रमज़ान सर पे, तो आप रमज़ान में अच्छी किचन की क्लीनिंग करके उसे डेकोरेट कर सकते हैं। अपने बेडरूम को डेकोरेट कर सकते हैं, अपने लिविंग रूम को डेकोरेट कर सकते हैं और खुद भी एक्टिव रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं, हेल्दी खा सकते हैं। अब हम बात करते हैं किस पे, हम बात करते हैं अपनी हेल्थ से रिलेटेड कुछ, अपनी हाइजीन के बारे में। जैसे कि आपको पता है हमारे टीथ क्लीन होने चाहिए, हमारे जो है वो नोज़ वगैरह क्लीन होनी चाहिए। देखिए हमारे टीथ गंदे होंगे, पीले होंगे, उन पे चाटर वगैरह जमी होगी। जैसे बच्चे फीड वगैरह जो फीडर से बॉटल पीते हैं उनको जिंजोवाइटिस जो होता है वो हो रहा होता है, तो कोशिश करें ये करें। और इसके अलावा जो है वो अपने टीथ को क्लीन करें, दिन में 2 to 3 टाइम क्लीन रखें। अपने जो है वो नेल्स वगैरह प्रॉपर काट के रखें, कोई शार्प किस्म का नेल का फाइलर वगैरह नहीं लगना चाहिए आपको। इसके अलावा आपकी जो है वो प्रॉपर हेयर ब्रश करें अपने बालों में। अपने जो है कपड़े क्लीन रखें, रोज़ नहीं बदल सकते तो कम से कम कोशिश करें 2 से 3 दिन बाद, क्योंकि जब हम घर में काम कर रहे होते हैं तो पसीना आता है हमें घर में और हम जो है वो स्मेल की वजह से जो है वो हमें कोशिश यही है कि हमें अपने कपड़े रोज़ चेंज करने चाहिए। इसके अलावा यही कि अगर जैसे कि आपको मैंने बताया कि लॉकडाउन है, हस्बैंड ऑफिस नहीं जा रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि जैसे हस्बैंड की एरिया वगैरह फटी हुई हैं तो उन पर थोड़ी बहुत क्रीम लगाएं, वो भी खुश हो जाए अपनी बीवियों से, उनके हेयर मसाज करें और जो है वो उनको जो है वो वही कि आप अपने हस्बैंड की खिदमत वगैरह करें, एक्टिव वही उनकी हेयर मसाज वगैरह कर दिया करें। और आपको जो है वो उनकी जो है वो छोटे मोटे जो भी हस्बैंड के काम होते हैं जिसकी वजह से हस्बैंड भी खुश हो जाए। और अब आते हैं किस पे, अब हम आते हैं यही कि जो है वो
जो बैड इफेक्टिंग होती है, जो बच्चे बिस्तर पे पेशाब करते हैं या जो अडल्ट जिनके निकल जाते हैं उनका क्या प्रॉब्लम होता है, क्या इशू होता है। देखिए सबसे बड़ी बात तो जो बच्चे वगैरह करते हैं तो उन्हें हमें शुरू से ही जो है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसे हमें शुरू से ही मैंने काफ़ी मदर्स देखी हैं जो कि शेंक पे जाके बच्चे को जो है वो उसकी साउंड्स वगैरह देके और वो यूरिन वगैरह करवाती हैं। तो अपने बच्चों को कोशिश करें कि जो है वो क्या कहते हैं, शुरू से हैबिट डालें और रात को अलार्म वगैरह लगाएं ताकि आप जो है वो बच्चे को उठने की आदत डालें और जो है वो बच्चे को जो है बिल्कुल वॉशरूम टॉयलेट ट्रेनिंग दें कि बेटा आपने इतने बजे वॉशरूम आना है तो आपने करके सोना है। और ये नहीं कि कुछ माएँ होती हैं चलो यार कोई बात नहीं, ख़राब हो रहे तो होने दो। तो यही चीज़ कि आपको जो है वो बच्चे को ये नहीं कि कोई बात नहीं रात को कर दिया, कोई मसला नहीं है, बाहर छत वगैरह पे हमने जाके डाल दिए कपड़े वगैरह, तो ऐसा कोई मसला नहीं। ऐसा अगर आप पहले दिन से उस पर सख्ती करेंगे, सख्ती भी प्यार से करें ताकि उसे नेक्स्ट टाइम फिर वो ये हरकत नहीं करेगा। कुछ मदर्स होती हैं वो बहुत स्ट्रिक्टनेस करती हैं बच्चों को कि नहीं तुमने किया है तो ये क्या पता उसको कोई साइकोलॉजिकली कोई इशू हो, कोई मेंटली इश्यू हो जिसकी वजह से वो ये हरकत कर रहा है। तो अब जिस बच्चे ने कभी ना किया हो और वो ये ऐसी हरकत कर दे तो हो सकता है कि कोई उसको इस टाइप की जो है वो क्या कहते हैं कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिमाग में बात रख के बैठा हो, तो इस चीज़ का जो है वो उसका थोड़ा आप उसके फ्रेंड बने और मोहब्बत वाले भी और सख्त वाले भी बच्चे के, और उसको इस चीज़ का बोले कि जो है वो बेटा आपने जो है वो केयर करनी है अपनी, जो है वो जो है ये हरकत नहीं करनी। अगर आप ऐसी हरकत करोगे तो ये बेड मैनर्स होते हैं। तो ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं आप बच्चे को जो है वो सिखा सकते हैं। ये नहीं कि अगर उसने कर दिया तो आपने, अब वो बेचारा कुछ बोल नहीं रहा और वो डर रहा है अपने पेरेंट्स से, तो पेरेंट्स बड़ा गुस्सा करते हैं। तो आप यही चीज़ के आप जो है उसको डील करें कि आपने किस तरीके से उसको हैंडल करना है, इस चीज़ को ख़त्म करना है। कोई उसको परेशानी तो नहीं है, कोई ज़्यादा स्वीट्स तो नहीं खाता, कोई ज़्यादा कैंडीज वगैरह नहीं खाता, ज़्यादा ड्रिंक्स वगैरह तो नहीं लेता। तो इसलिए जैसे कि आप उसका शिफ्ट कर दें टाइम फॉर ड्रिंकिंग। जैसे अगर आप वो रात में ज़्यादा लेता है तो आप उसे दिन में कर दें, ये थोड़ा कर दें। इसके अलावा उसके बाथरूम का शेड्यूल वगैरह कि हर 2 से 3 घंटे बाद उसने जाना है बिफोर बेड। इसके अलावा उसे आप करेज करें उसके कि भाई कोई प्रॉब्लम कोई इस टाइप की। इसके अलावा ये कि कोई जैसे कि आपको पता है मैंने अभी बताया कि कोई चॉकलेट्स, मिल्क, कोक या कोई इस टाइप की चीज़ें हों तो वो अवॉइड कराएं। अगर बहुत ज़्यादा थर्स्ट वगैरह फील होती है तो जैसे कि वाटर बॉटल वगैरह आप उसको स्कूल दे के भेजें। और कोई कॉन्स्टिपेशन इशू वगैरह तो नहीं है। इसके अलावा कुछ बच्चे होते हैं जिनको यूरिन आता है वो उठते नहीं हैं, वो पड़े रहते हैं, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। और कोशिश करें बच्चे को जल्दी बेड पे सुलाने की आदत डालें और पनिशमेंट मत दें। जो पनिशमेंट है जिसकी वजह से बच्चे को बड़ा साइकोलॉजी इशू होता है। अब हम आते हैं अडल्ट की बेड वेटिंग में। ये क्या मसला है, बड़े लोग क्यों पेशाब कर देते हैं? कोई मसला है? हाँ बिल्कुल है। उनको जो है वो कोई नर्व्स वगैरह, कोई ब्लडर के जो मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, उनको कोई न्यूरोपैथी प्रॉब्लम्स होती है। तो ये सारी चीज़ें उनको जो है वो ये सारी, लेकिन उसके लिए भी उनको एक्सरसाइज और वही ड्रिंकिंग टाइम वगैरह उनको चेंज करना पड़ता है। अब यही चीज़ के मैंने आपको अडल्ट का भी बताया और उसका भी बताया। तो एक्सरसाइज वगैरह करें, ब्लडर की जो कैलोरी एक्सरसाइज होती है वो करें और अपने आप को वही किए। फ्यूल वगैरह का टाइम थोड़ा आगे पीछे करते हैं।
अब यही कि एक और वैसे किसी ने एक बात पूछी थी कि जो है वो मेरा बच्चा यानी उसका बच्चा जो है वो पेशाब करता है लेडी का, और कहती है मैं उसको जब वो करता है तो मैं उसको मारती हूँ। क्यों मारती हो? यही तो सबसे बड़ा आपका कसूर है कि आप उसे मारते हो। आप उसे प्यार से समझाओ, हर चीज़ से हैंडल करो कि बेटा ऐसे नहीं करना, कोई इशू है, ये बैड हैबिट है। तो आप इस चीज़ पे उसको जो है वो समझाएं कि ये नहीं करना। और हर चीज़ को अगर वो मेरी वीडियो देखी होगी तो उनको पता चल रहा होगा कि डांटने और गुस्सा करने से कोई मसला हल नहीं होता, उल्टा बच्चा ढीठ हो जाता है और कुछ नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करें, सही हो जाएगा। अब मैं एक और आपसे बोलूँगी कि जो है एक और टॉपिक पे बात करूँगी। वो टॉपिक यही कि जो है वो अपेंडिक्स जो है वो क्या है। देखिए अपेंडिक्स जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, एक फिंगर शेप होती है पाउच जो कि प्रोजेक्ट फ्रॉम योर कॉलून ऑन द लोअर राइट साइड ऑफ योर एब्डोमेन। तो अपेंडिक्स में क्या होता है कि नीचे आपके राइट साइड पे एब्डोमेन में सीवियर पेन हो रहा होता है और बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। तो इसमें क्या होता है, इसके जो सिम्टम होते हैं नोजिया, वॉमिटिंग, एपेटाइट, कॉन्स्टिपेशन, लूज एपेटाइट, गैस बड़ी मुश्किलों से पास हो रही होती है, हल्का हल्का फीवर रहता है। तो ये सारा अपेंडिक्स का है। तो किसी ने मेरे से पूछा था कि अपेंडिक्स की ट्रीटमेंट क्या होती है। अपेंडिक्स की ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक है, पेन रिलीवर वगैरह और दे सकते हैं, फ्लूइड वगैरह दे सकते हैं, लिक्विड में डाइट वगैरह आप दे सकते हैं, शुगर वगैरह कम यूज़ करें। इसके अलावा सर्जरी है जिसकी वजह से रिमूव होगी, या कोई सर्जन आपको ड्रेन वगैरह कर देगा एक्सेस का। यहाँ एक और बंदे ने पूछा था मेरे से कि सही है आप कहती हैं कि टेम्परेचर चेक ना करें, लेकिन रोज़ाना मेरा जिस्म टूटता है, बुखार जैसा फील होता है, लेकिन थर्मामीटर में आता नहीं। ठीक है, नहीं आता, आपने 2-3 थर्मामीटर चेंज कर लिए, ओके। हो सकता है आप घर में काम थोड़ा ज़्यादा हो गया है आजकल, जैसे मैंने आपको बताया कि लॉकडाउन की वजह से, जिसकी वजह से फीवर फील होता है, जिस्म टूट रहा होता है, जिस्म में दर्द होती है, हड्डियों में दर्द होती है। तो ये थोड़ा बहुत मौसम चेंज हो रहा है कुछ। वही मैंने आपको कहा कि जब आप अपने पार्टनर, अपने हेल्पर, अपने हस्बैंड को कहेंगे कि ऐसे ऐसे काम कर, तो फिर वो आपका जब काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और आपको लोड नहीं पड़ेगा तो आपको थकावट भी नहीं होगी और ना आपके जिस्म में दर्द होगा। और कोशिश करें अपनी नींद प्रॉपर करें और एक्टिव रहें, हेल्दी रहें। तो ये सारा आपको इसमें होता रहेगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है मैं आपसे बात करने वाली हूँ, वो बात ये है कि क्या किसी ने मेरे से पूछा था, मैं अपेंडिक्स की जो है वो होम्योपैथिक की ट्रीटमेंट ले रही हूँ, तो क्या मैं वो ले सकती हूँ? बिल्कुल आप ले सकती हैं, लेकिन जो आप कंटिन्यू कर रही हैं वो आप बिल्कुल ले सकती हैं। होम्योपैथिक का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, और अगर आप उससे सेटिस्फाई हैं तो बस मैं यहाँ यही बोलूँगी कि आप उसको कंटिन्यू ही करें और हेल्दी रहें। इसके अलावा जो है वो, हाँ, एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आया था मेरे पास कि ड्यूरिंग कोरोना वायरस घर की शिफ्टिंग जो कर रहे हैं कुछ लोग, बोला 1-2 फैमिली नए में जाती उन्होंने घर की शिफ्टिंग की, तो क्या मतलब ये सही है ड्यूरिंग कोरोना वायरस और या नहीं? ये वो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल शिफ्ट हो सकते हैं अगर आपका मूड है कि आप जगह चेंज करें और कुछ घर शिफ्ट हो दूसरे में, तो आप यही कि उस घर को अच्छे तरीके से क्लीन करें, वॉश करें, एरिया प्रॉपर वॉश करें, वॉशरूम, डिटर्जेंट वगैरह जो है, डिटोल स्प्रे वगैरह जो है, उन सबको आप वॉश करें प्रॉपर उससे, और आप बिल्कुल नॉर्मली क्लीन होकर आप वॉश करके और आप बिल्कुल एग्जैक्टली शिफ्ट हो सकते हैं। ऐसे कोई
एज इट इज़ इसका कोई इशू नहीं है कि कोरोना की वजह से हम वो नहीं कर सकते। बस कोशिश करें कि वही मिलना मिलाना कम रखें। और जब नए घर में लोग शिफ्ट होते हैं तो कहते हैं कि हम दावतें भी करें, ये भी करें, वो भी करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। दावतों की ज़रूरत नहीं है, आप बस हेल्दी रहें, एक्टिव रहें और आप बिल्कुल शिफ्ट हो सकते हैं। एक और सवाल था मेरे पास कि क्या जो है वो अगर कोरोना वायरस के दौरान या कोविड-19 के दौरान कोई गेस्ट वगैरह आता है तो हो सकता है वो किसी चीज़ में अफेक्ट हो, फ्लू वगैरह में, तो क्या हम उसको जो है वो क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे अपना ख्याल रख सकते हैं? बिल्कुल, अगर आपके कोई गेस्ट हैं, बहुत रिलेटिव हैं, अंकल हो गए, आंटी हो गए, कोई आपके फादर मदर या आपके कोई भाई सिस्टर वगैरह आपसे मिलने आते हैं, वैसे तो मेरा नहीं ख्याल कि आजकल इस कंडीशन में कोई आता हो किसी के घर पे, लेकिन वही चीज़ वही डिसइंफेक्टिव जितने भी डिटर्जेंट हैं, डिटोल्स वगैरह हैं, आप उससे अपने आप को वॉश करें, एरियाज वॉश करें और जो है वो बस क्लीनिंग वगैरह रखें। बाकी इट इज़ कोई ऐसा इशू नहीं है। और एक और क्वेश्चन यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास आया था, क्या प्रेग्नेंट औरत जो है कोविड-19 या कोरोना वायरस में जो है वो अफेक्टेड हो सकती है, नहीं हो सकती? ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये है कि इम्यूनिटी उसकी लो होती है और जो है वो आप जो है वो क्या कहते हैं, उसको आइसोलेट कर दें, उसको एक्टिव रखें, उसको जो है वो ज़्यादा मिलना मिलाना कम करें, बिकॉज उसका इम्यूनिटी लेवल कम होता है, जिसकी वजह से कोशिश करते हैं हम लोग कि वो उसका जो इम्यूनिटी लेवल है वो कम होने की वजह से अगर कोई मिलने मिलाने आता है तो फिर ये बड़ा इशू होता है। तो आप कोशिश करें कि आप जो है वो उसको आइसोलेट करें। बाकी ऐसे कोई ऐसा इशू नहीं है, वो मिले, बिल्कुल इंजॉय करें और नॉर्मल लाइफ और नॉर्मल रूटीन गुजारें। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, ऐसे पेशेंट देखे अपनी लाइफ में, जो अभी भी आते हैं मेरे पास, वो ये कहते हैं प्रेगनेंसी को वो एक बीमारी समझते हैं। इट्स नॉट अ बीमारी, ये एक मदरहुड लाइफ होती है। और जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रही होती हैं औरतें, मैं उनको यही कहूँगी कि ये बहुत अच्छी लाइफ है, एक्टिव लाइफ है। और आप जब माँ बन रहे हो तो आपको एक अच्छी फीलिंग आ रही होती है, फिर आपको पता चलता है कि हमारी माँ ने हमें कैसे किया, और वो जब आप बन रहे हो तो आप कैसे प्रेगनेंसी में अपनी मदरहुड लाइफ कैसे इंजॉय कर रहे हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इम्यूनिटी लो होती है, बाकी और कोई इशू नहीं है। खाएं पिए, इंजॉय करें और अच्छी प्रेगनेंसी करें। दूसरा यही कि किसी ने पूछा था कि कार्डियक की एक्सरसाइज बताएं, तो कार्डियक की एक्सरसाइज यही है कि जो है वो आप जंपिंग वगैरह करें, और उसके अलावा जो है वो माउंटेन क्लाइंब करें, इसके अलावा जो है वो क्या कहते हैं, अपने आप को जो है वो रनिंग वगैरह करें, रस्सी वगैरह कूदें आप, तो इससे ये सब कार्डियक से रिलेटेड एक्सरसाइज है। अच्छा, किसी ने ये भी कहा कि जो साइकिल होती है, जो साइकिल कार्डियो वाली चला रहे होते हैं, तो क्या ये अच्छा है, एक्टिव है? बिल्कुल, ये आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिम भी सही है, एक्टिव है। लेकिन उस दिन वही चीज़ कि मेरे पास जो एक लेडी आई अपनी स्पाइन पेन से, तो मैंने उससे पूछा क्या रीज़न था, तो उसने कहा मैं जिम वगैरह जा रही थी और वहाँ मेरे स्पाइन के मसल्स में बहुत शदीद पेन होता, तो थोड़ा उसको मस्कुलर जो था वो थोड़ा अप एंड डाउन हो गया था और बहुत शदीद पेन था कि वो रोती आई थी। तो सही है, आप जिम जाएँ अगर जो हैबिचुअल है जिम जाने के, लेकिन यही कहूँगी कि अभी तो मेरा नहीं ख्याल कोई जिम वगैरह जा रहा होगा। अगर कोई जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यही कि जिम के बजाय अगर आप फ्रेश एयर में, अपने घरों में, अपनी गैलरीज में, अपने गार्डन्स में अगर आप ये ऐसी एक्सरसाइज नॉर्मल करें तो आप बहुत एक्टिव रहेंगे
और जिम के पैसे भी बचे रहेंगे। अच्छा जी, दूसरा एक और क्वेश्चन था कि क्या कहते हैं, आई का जो पेन होता है कि आई पेन जो होता है वो उसका बताएं कि क्या मसला है, कैसे होता है। तो देखें, आई पेन के बहुत सारे सिम्टम हो सकते हैं, जैसे स्क्रैचिंग हो गई, यानी कोई खुरजा हुआ या जलन हो रही है, कोई इचिंग वगैरह हो रही है। तो इसके अलावा जो है कोई अंदर ऑब्जेक्ट वगैरह कोई चीज़ चली गई है, कोई इन्फेक्शन या ट्रॉमा हो गया, तो उसकी वजह से पेन होता है। तो यही चीज़ के वही आई सॉल्यूशन वगैरह आप डालें और कोशिश करें आई का जो है डॉक्टर सर्जन है उसके पास जाएं, अपनी आंखों का चेकअप वगैरह कराएं, ग्लासेस वगैरह पहनें, तो उस चीज़ से जो है वो हो जाएगा। इसके अलावा यही कि कोई गर्म कपड़ा करके वो आप आंखों पे लगा सकते हैं, एंटीबायोटिक हो गई या कोई एंटी हिस्टामिन एलर्जी के लिए कोई आई ड्रॉप्स हो गए, कार्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह या ग्लासेस या लेंस वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये था कि जो है किसी ने पूछा था कि जो क्या कहते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के बाद जो बाल झड़ते हैं उसका क्या इशू है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि जो है पहले तो ये बात कि आप लोग प्रेगनेंसी को बीमारी मत समझें, ठीक है। पहले भी मैंने कहा कि प्रेगनेंसी को बीमारी मत समझें। तो यही है कि उसको आप जो हेयर लॉस वगैरह हो रहे होते हैं या ये जो हो रहा होता है ये थोड़ा हार्मोनल चेंज होता है, जिसकी वजह से आपको जो एस्ट्रोजन लेवल है वो थोड़ा हाई लेवल के अमाउंट में आ जाता है, तो जिसकी वजह से आपके बाल पतले हो जाते हैं और बाल गिर रहे होते हैं। तो कोई ऐसी खास नहीं है कंडीशन, यही कि जो प्रेगनेंसी की साइकिल में आपका एस्ट्रोजन लेवल थोड़ा हो जाता है, अप एंड डाउन हो जाता है। इसके अलावा हेयर फॉल वगैरह हो रहा होता है, तो ये हार्मोन की थोड़ी होती है या कोई हेल्थ इशू वगैरह होता है। इसके अलावा थायराइड प्रॉब्लम की भी वजह से हो सकता है, आयरन की डेफिशिएंसी वगैरह की वजह से हो सकता है। तो या पोस्टमार्टम हेयर लॉस होता है यानी बच्चे के बाद, तो ये सारा उसको होता है। तो पूछा था कि क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बस यही है। अभी तो मैं ये कहूँगी कि जो प्रेग्नेंट है वो बस अभी फुली प्रेगनेंसी पे फोकस करें और ट्रीटमेंट को छोड़ दें। जब आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी, प्रेग्नेंट यानी आप जब डिलीवरी से फ्री हो जाएंगे तो आप उसके बाद इस चीज़ को फोकस कीजिएगा। अभी मेरा सिर्फ आपसे यही है कि आप जो है वो क्या कहते हैं इसी को जो है वो क्या कहते हैं जो प्रेगनेंसी है उसको फोकस करें, उस पर ध्यान दें। और कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप जो है वो आपके हेयर नहीं आएंगे प्रेगनेंसी के बाद या ऐसा कोई और प्रॉब्लम होगा जी नहीं, इसे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, बस अभी फ़िलहाल उसको करें और फिर हम इस टॉपिक पे भी ज़रूर बात करेंगे। तो अब एक और मेरे से सवाल किया था किसी ने कि जो नील होता है उसको उसमें जो फंगस वगैरह लग जाती है उनको हम माइसिस जिसे बोलते हैं, तो वो क्या रीज़न होता है। लेकिन डायबिटिक मेन रीज़न क्या होता है, डायबिटिक। सही है, आपने डायबिटिक भी कंट्रोल कर ली, ये सब हो गया। अब बहुत सारे लोगों को फंगस वगैरह लग जाता है, किसी को मुंह में लग जाता है, किसी को पाँव में लग जाता है, किसी को नेल में लग जाता है। तो ये सारा इसकी वजह से ही होता है। तो इसकी वजह से डायबिटिक की वजह से हो गया या जो है वो आपने अनहाइजीनिक वगैरह रखी है, नहाए धोना नहीं, अनहाइजीनिक एरिया जो है इस सबसे होता है। तो बस यही है कि आप कोशिश करें कि जो है वो
हाइजीन की केयर रखें और बार बार हैंड वॉश वगैरह करें और कोई इश्यू नहीं है इसका। और बस इसका मेन एक कॉज है कि डायबिटिक वगैरह की वजह से ये होता है, जिसे हम ओनकोनोमाइसिस वगैरह भी कहते हैं। इसकी मेडिकेशन भी मौजूद है बिल्कुल। और जो है वो क्या कहते हैं, मेडिकेशन इसकी पूरी यानी यहाँ पे अवेलेबल है हर कंट्रीज में। फंगल एंटी फंगल क्रीम है, एंटी फंगल मेडिसिन वगैरह है, तो वो सब दी जाती है। बस यही कि हाइजीन की केयर रखें, डायबिटिक अपनी कंट्रोल रखें, अपने फ्रूट्स वगैरह के बीच में देखते रहा करें, कोई इन्फेक्शन ना हो, अपने आप को मॉइस्चराइज रखें और वही हेल्दी रहें, वॉक करें। एक क्वेश्चन था मेरे पास कि औरतें आती हैं लेकिन वो कहती हैं हमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं चाहिए, हमें सी सेक्शन क्या चाहिए। क्यों इतनी औरतें जो है वो नॉर्मल पे नहीं जाती एज़ कम्पेयर टू सी सेक्शन पे? तो मैं तो यही कहूँगी कि आप कोशिश करें कि जो है वो क्या कहते हैं, आप जो है वो नॉर्मल ही करवाएं, हेल्दी रहें। वही मैंने आपको बताया कि जैसे मेरे गांव बोर्ड में विलेज स्कीम में जब मेरी पोस्टिंग थी तो वहाँ मैंने यही देखा कि औरतें थोड़ा सा खाती हैं लेकिन हेल्दी खाती हैं, और उनका एक ही छोटी हांडी मैंने देखा चढ़ती है और वो नॉर्मल प्रेग्नेंट होती है, हर काम कर रही होती है। और हमारे शहरों में क्या रिवाज है, कोई प्रेग्नेंट है तो कोई बात नहीं, प्रेग्नेंट है तो क्या हो गया, लेकिन उसने पलंग से उठना नहीं है। जब आप उठेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, आपके नीचे नहीं आएगा बेबी, तो ऑफकोर्स सी सेक्शन होगा, ठीक है। और आजकल तो माशाल्लाह लोग प्रेगनेंसी में बस पलंग से उतरते ही हैं। तो वही है कि सी सेक्शन जो है वही सर्जिकल डिलीवरी होती है बेबी की, जिसकी वजह से मदर का जो बेबी होता है या यूट्रस होता है, इस प्रोसेस को इससे डन होते हैं। और ये मेथड सेफ है। देन जैसे आपको बेहतर समझते हैं कि नॉर्मल एनबीजी करवाएं या सी सेक्शन करवाएं। और किसी ने पूछा था कि सी सेक्शन जो है वो क्या सर्जरी के बाद ही हो जाता है, कितने अर्से तक? तो कम से कम ये 6 हफ्ते तक सी सेक्शन फुली ही हो जाता है। और यही कि मैं तो यही कहूँगी कि आप ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी करवाएं एज़ कम्पेयर टू सी सेक्शन के मुकाबले। एक और टॉपिक था मेरे पास, वो टॉपिक ये था कि जो है वो 2 टॉपिक्स मैं आपसे डिस्कस करूँगी। एक तो ये कि पीरियड से रिलेटिव के नई बच्चियाँ जो हैं जिनको पीरियड्स आ रहे हैं, लेकिन मेरी ये ऑलरेडी एक वीडियो में इस पर डाल चुकी हूँ काफ़ी पहले। नए बच्चों को पीरियड आ रहे हैं, ऑफकोर्स हार्मोनल चेंजिंग हो रही है, हेयर ग्रोथ हो रहे हैं, मर्सिज्म हो रहा है, फेस पे बाल आ जाते हैं, मोटापा हो रहा है, भारी आवाज़ हो रही है, पीसीओडी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें इससे हार्मोन, आजकल जो कि स्कूल गोइंग बच्चियां हैं उनको अर्ली जो है वो पीरियड्स हो रहे हैं। तो यही मैंने जो रीज़न था, कॉज था कि क्या रीज़न है इसका, क्यों हो रहे हैं, तो यही सारा इसका रीज़न था। बस यही कि आपको मैं, अगर आप मेरी प्रीवियस एक वीडियो देखें मैंने इसी पे बनाई है पीरियड पे, तो यही है वो पीरियड पे वीडियो के आप अपने बेबीज जितनी भी लड़कियां हैं उनको ट्रेनिंग दें कि बेटा ये जो चीज़ है ये कोई नई चीज़ नहीं है, उनको समझाएं। मदर का काम है वो अपने पास बिठाए बेटी को और उसे समझाए कि ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक नॉर्मल चीज़ है और हर किसी के साथ होती है। तो मेरे पास 1-2 बच्चे आई यूनिवर्सिटी की, उन्होंने कहा कि मैडम ऐसे ऐसे है, और हमने अपने पेरेंट्स से सवाल किया, उन्होंने कहा हमें भी आते थे तो आपको भी। तो ये एक हार्मोनल चेंजिंग होती है जब लड़की जवान हो रही होती है, और जब कहते हैं कि लड़का जवान होती है तो उसको दाढ़ी, बियर और ये मूंछ वगैरह आ जाती हैं और उसकी जो चेस्ट है वो उभर आती है।
तो यही एक फीमेल्स का भी एक ये कुदरती निज़ाम है। तो मैं यहाँ यही कहूँगी कि जो इस लेडी ने मुझसे क्वेश्चन किया था पेशेंट ने कि आ रहे हैं और मेरी बेटी की पूरी शर्ट ख़राब हो गई स्कूल में, जब वो आई तो उसे लोग देख रहे थे बाहर से, स्कूल से जब वो आई थी तो वो बहुत रोई और कितने दिन स्कूल नहीं गई। देखिए हर चीज़ को पहले तो ये मैं कहूँगी कि फेस करें, रोने से कोई मसले हल नहीं होते, ठीक है। अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम है और मैं रोने लगता हूँ तो आई डोंट थिंक कि हर चीज़ सॉल्व हो जाएगी। अगर रोने से होती है तो फिर हर कोई रोने लग जाए। बात यही है कि यहाँ पे कि आप बेटी की फ्रेंड बने, अगर कोई आप किसी की खाला वगैरह है, खाला फ्रेंड है तो आप वो बने और आप उसको एक प्रॉपर एक ट्रेनिंग दें, समझाएं कि कैसे पैड्स वगैरह यूज़ करते हैं, दिन में कितनी दफ़ा चेंज करना है, क्या हाइजीन है। अगर बहुत सीवियर पेन हो रहा है तो हॉट वाटर बॉटल यूज़ करें, पेन किलर यूज़ करें और जो है उनको समझाएं कि क्यों आते हैं, क्या रीज़न है, एज अ फ्रेंड बन के। और अब हमारी मदर्स होती हैं वो क्या कहती हैं, कुछ मैंने ऐसी मदर्स देखी हैं पेशेंट में, वो कहती हैं अच्छा ये तो मैं आए हैं तो मैं अगर किसी को बताया तो अच्छा नहीं हुआ। आई डोंट थिंक कि आपको ये ऐसी इस टाइप की बात करनी चाहिए। आजकल 2020 के जो चल रहा है उसको, आजकल तो इतना मीडिया फास्ट है और इतना एक्टिव है कि हर चीज़ आपको इमीडिएटली न्यूज़, मूवीज़, हर चीज़ सिनेमा वगैरह में आपको दिखा देता है। तो ये सारी आप जो है वो कर सकते हैं। बस यही कि मदर को चाहिए उसको जो है वो एक प्रॉपर टीचर और प्रॉपर फ्रेंड बन के समझाएं कि कैसे सैनिटरी पैड्स वगैरह यूज़ करनी है, कैसे उसको डिस्कार्ड करना है, अगर वो पब्लिक टॉयलेट में जा रही तो कैसे यूज़ करेगी, और अपनी पैंटी एक और अपनी जो ये पैड सैनिटाइजर्स हैं, ये सारी चीज़ें आप अपने एक बैग बनाएं, पाउच बनाएं और उसे बना के दें और उसे कहें कि वो अपने बैग में रखें। और अगर स्टार्टिंग जैसी डेट में, अगर पीरियड्स की डेट में 3 और 4 डेज रह गए तो आप कोशिश करें कि उसे कहें कि एक नॉर्मल सा पैड और पैंटी वगैरह यूज़ करें और वो फिर उसके बाद जो है जाए। तो ये एक नॉर्मल चीज़ थी, कोई ऐसा कोई खास नहीं था, मगर ये है कि आप जो है वो उसको मदर को मैं यही कहूँगी जो पेशेंट मेरे पास आएगी कि उसे ऐसा फ्रेंड बन के समझाएँ, एक्टिव रहेगी, हेल्थी रहेगी बेबी आपकी, और उसको लो सॉल्ट डाइट दें, उस दौरान उसको जो है डार्क चॉकलेट दें और उसको जो है वो क्या कहते हैं